what does porn do to your brain? और लोगों को लगने लगता है कि रियल लाइफ में भी फिर वही होगा और वही चीज़ उनको मिलेगी। और जब वो Hmm. नहीं मिलती है देन दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिससैटिस्फाइड विद देयर रियल लाइफ इंटीमेट पार्टनर्स। तो मतलब हमें देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सी इट डिपेंड्स अपॉन। मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, उसके पीछे सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत बड़ा रीजन है। कैन वी अग्री ऑन दैट फर्स्ट? डू मेल्स फाइंड इट हार्डर टू सीक हेल्प? बहुत सारे मेल्स जिनको एक्चुअल में इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दे सीक आउट अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग। सो यू नो ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप टूट गई है, दुख हुआ है लेकिन दुख एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बोलेंगे हम्म। तो लोग हंसेंगे, ये डर रहता है। तो क्या किया, कोई नहीं, सिगरेट पी ली, दारू पी ली, थोड़ा टाइम के लिए गम को हम्म। शांत कर दिया। Namaste everyone, welcome to the Curious Podcast. मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि राइज हो रहे हैं आजकल, और आज का जो पॉडकास्ट है वो उसी की तरफ डेडिकेटेड है। एवरीथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकेट्री, इस फील्ड में कैसे आपको करियर बनाना है एंड कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर देवशीष पालकर. So Dr. Devashish completed his MBBS and then he went on to study MD with specialization in psychiatry. He has also done his post-graduation diploma in clinical hypnosis. वो क्या होता है वो हम समझेंगे उनसे. But yeah, welcome to the show, Dr. Devashish. How are you feeling today? Thank you so much, Pooja, for having me here, and I'm also as excited as you are to have a conversation with you and discuss something about this interesting field of psychiatry. एब्सोल्युटली. बट यू नो, मैं बाकी सब लिसनर्स और जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं गाइस, रात को 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और डॉक्टर देवशीष को देखो, आप इतने एनर्जेटिक लग रहे हैं वो अभी भी। तो हमें उनसे पूछना है कि उनकी एनर्जी का राज क्या है। पूरा दिन काम करके भी ही इज सो एनर्जेटिक एट दिस टाइम आल्सो. सो I would डॉक्टर firstly take देवशीष. that as a compliment. Thank you for that compliment. But no, generally these are my usual work timings. So a lot of times, people who know me know that I take my online consultation calls pretty late in the evening because this is actually the time when I feel most relaxed. There's no external disturbance as well. So it does feel good. But yes, I do maintain my schedule very well in the sense that I make sure that by 11:30, 11:45, I'm off to bed and I have fixed times to go to bed and get up from bed. So I think that helps a little bit. ऑसम. अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है उसके बारे में हम डेफिनेटली पूरा एक सेक्शन कंट्रीब्यूट करेंगे. Sure. बट लेट्स किक ऑफ दिस पॉडकास्ट. पहले हम ये बात करेंगे कि करियर एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे बनाना है. सो आपने एमबीबीएस के बाद अपना एमडी किया और उसके बाद जो है मतलब स्पेशलाइजेशन में आपने साइकेट्री एंड देन वन मोर डिप्लोमा. बट मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स में साइकोलॉजी पढ़ा है. सो आर देयर एनी अदर वेज टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट? Am I using the word psychiatrist correctly for you? Right. So when you say psychiatrist and psychologist, we have to understand the difference between the two. Psychiatrist मतलब एक ऐसा डॉक्टर जिसने मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी किया है, ब्रेन के बारे में स्टडी किया है, वो उसका स्पेशलाइजेशन है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की क्वालिफिकेशन होती है एमबीबीएस करने के बाद या तो उसने डिप्लोमा किया हुआ है जो पहले था, अभी डिप्लोमा इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो यू हैव टू डू अ 3 years कोर्स ऑफ एमडी, यानी कि मास्टर्स करना पड़ता है साइकियाट्री में. सो हमारा जो वर्क होता है वो हॉस्पिटल में होता है, जैसे एमडी मेडिसिन में होता है, एमडी और कोई फील्ड्स में होता है, जैसे आप ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं. उसी तरह से वी आर स्पेशलिस्ट इन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है? दीज आर प्रॉब्लम्स अबाउट द ह्यूमन माइंड, विच इज बेसिकली हमारा ब्रेन का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो फॉर दैट यू डू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड देन यू डू योर एमडी इन साइकियाट्री. अब डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट क्या है? तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली कम फ्रॉम दी बैकग्राउंड ऑफ आइदर आर्ट्स और साइंसेस, यानी उन्होंने शायद बीए किया होता है या फिर बीएससी किया होता है साइकोलॉजी में. उसके बाद वो मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन आर्ट एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस है जो कर सकते हैं. अब मेन डिफरेंस क्या है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हॉस्पिटल से एसोसिएटेड डायरेक्टली नहीं होते, इन द सेंस उन्होंने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को इतना नहीं पढ़ा होता है जो हम एज एन एमबीबीएस पढ़ते हैं. सो दे आर नॉट क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब, यानी कि मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट्स को थेरेपी दे सकते हैं, साथ साथ कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं, कुछ टेस्ट लगाकर डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसमें वो लोग हमारी हेल्प करते हैं. एंड
एक्चुअली इट्स अ सिनर्जिस्टिक रिलेशन बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. मतलब दोनों का टारगेट यही है कि किसी की मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, अच्छा करना. बट साइकियाट्रिस्ट आर क्वालिफाइड टू डू all the things that a psychologist can. In addition, we are eligible to prescribe the medications. So that is the basic difference. ओके, ओके। एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनने में आता है सीबीटी, कॉग्निटिव Hmm. बिहेवियरल थेरेपी। तो वो इज़ इट अ वे टू प्रैक्टिस साइकोलॉजी, लाइक जो काउंसलिंग Hmm. साइकोलॉजी है, जो हम सुनते Right. हैं कि हम काउंसलिंग ले रहे हैं, हम थेरेपी ले रहे हैं, तो इज़ इट दैट और इज़ इट समथिंग एल्स? So CBT or cognitive behavior therapy एक most widely used form of psychotherapy है. So when you use the word therapy, what it actually means is a psychotherapy. Psychotherapy ओके। यानी कि क्या कि हम किसी पेशेंट के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, we are talking with that patient, that with that client, establishing a therapeutic alliance. यानी कि आपको कोई issues है, आपको कोई goals है, उसके बारे में आपको वर्क करना है. You come and approach a mental health professional, either a psychiatrist or a clinical psychologist, एंड देन वट एवर हैपन्स इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच. यानी कि आप हुँ, अपने जो गोल्स होते हैं वो लेकर आते हो. हुँ, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको इवेल्युएट करेंगे, आपको टिप्स देंगे, थोड़े से सजेशंस भी होंगे, गाइडेंस देंगे आपको अपने थॉट्स को, इमोशंस को, अपने बिहेवियर को बेहतर समझने में. एंड देन यू कैन टेक योर नेसेसरी एक्शंस सो दैट आपका फंक्शनिंग ओवरऑल इंप्रूव हो जाए, आपके जो तरीके हैं जो वर्क करने के वो इंप्रूव हो जाए. दैट इज बेसिक प्रेमाइस एंड बेसिक टारगेट ऑफ साइकोथेरेपी. अब साइकोथेरेपी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं. तो ओके। सीबीटी इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी जो मोस्ट हुँ, वाइडली यूज्ड है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिकॉज वो समझाने में आसान है, लोगों समझ पाते हैं और प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं. तो उसी तरह से अगर हुँ, हम बात करें तो सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी था वो सिगमंड फ्रॉइड, जो शायद लोगों ने नाम सुना होगा, कि वो साइको एनालिसिस करते थे. तो साइको करेक्ट। एनालिसिस मतलब क्या होता था कि वो एक पेशेंट को या अपने क्लाइंट को काउच पे लिटाते थे, एक ऐसा राइट। रूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे जहाँ पे वो फ्रीली उसके मन में जो भी बातें हैं वो बात कर सकता था, ताकि हुँ, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कह पाए और उसका रिजोल्यूशन हो पाए. सो दैट वाज द इनिशियल मोडालिटी ऑफ साइकोथेरेपी. नाउ इट इज प्रोग्रेस टू व्हाट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. उसी तरह से हिप्नोथेरेपी भी होता है जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है क्लिनिकल हिप्नोसिस में. सो दीज आर डिफरेंट मोडालिटीज कि जिससे हम हुँ, एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं और थेरेपेटिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. हुँ। सो यू मेंशन्ड अबाउट हिप्नोथेरेपी, उसमें क्या होता है? उसमें आप कैसे राइट. ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को? सो हिप्नोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि वी यूज द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड. सो ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे बिहेवियर्स है, जो भी हमारे चीजें जो हम रेपिटेटिवली करते हैं, कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस कोई ना कोई कनेक्शन होता है. यानी कि अगर हम बात करें तो देर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड देर इज अ सबकॉन्शियस माइंड. सो सबकॉन्शियस राइट। माइंड को कहा जाता है कि इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स. जैसे हम किस तरह से कोई सिचुएशन में एक्शंस लेंगे या किस तरह से किस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे इमोशंस क्या होंगे, थॉट्स क्या होंगे, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ड्रिवन होता है. तो वी गो इनटू दैट एरिया ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. यानी कि हम सबकॉन्शियस में कैसे जाते हैं, पहले तो एक पर्सन को कंप्लीटली रिलैक्स करते हैं ताकि उसका कॉन्शियस माइंड जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है उसका एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी बढ़ जाए. तो उसके अलग अलग इंडक्शन मेथड्स होते हैं कि आपको मैं किस तरह से रिलैक्स करूंगा ताकि आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बैक सीट पे जाए, सबकॉन्शियस माइंड आए आगे, और सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्राम्स है उसको थोड़ा सा हम इंप्रूव कर सके ताकि आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो बेटर हो सके. सो दैट इज वेयर वी गो इनटू द फील्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी. जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो क्या है, वो कॉन्शियस माइंड पे एक्ट करते हैं. यानी कि हम पेशेंट के या फिर क्लाइंट के थॉट्स को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, और इन तीनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, अब आपको रास्ते में आपका कोई फ्रेंड दिख गया, आपने उसको वेव करके हाय किया, लेकिन वो फ्रेंड ने मुड़ के देखा नहीं, वो फ्रेंड चला गया. नाउ आपके माइंड में वो क्या क्या थॉट्स आते हैं कि क्या हो सकता है, आपको क्या इमोशंस होते हैं और आपका क्या बिहेवियर होता है. ये तीनों चीजें रिलेटेड है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज कोई इंसान है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, शायद उसके माइंड में ये थॉट आएगा पहला कि यार उसने मुझे इग्नोर कर दिया, सब लोग मुझे इग्नोर करना चाहते हैं, आई एम सो अनलवेबल. ठीक है, ये उसका एक थॉट था. लेकिन ये हुँ, थॉट सही ही है ये बिल्कुल हमें पता नहीं है. अब ये थॉट अगर वो हुँ, इंसान सही मान के चलेगा तो उसके माइंड में, उसकी बॉडी में इमोशन जो डेवलप होगा, दैट इमोशन विल बी कि ही विल फील सैड, ही विल फील हाँ, वेरी डिप्रेस्ड. और फिर हाँ, बिहेवियर भी उसका क्या होगा कि वो लोगों से मिलना छोड़ देगा, बात नहीं करेगा, कहीं जाना छोड़ देगा. सो दिस इज हुँ, हाउ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो हम क्या हुँ, करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, हम समझाते हैं कि हाउ द पर्सन्स थॉट्स
आर एक्चुअली फ्यूएलिंग द इमोशंस. सो हम डायरेक्टली इमोशंस को नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमारे थॉट्स को समझ सकते हैं और उसकी क्या और पॉसिबिलिटीज होते हैं वो एक्सप्लोर कर हुँ, सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो फ्रेंड हुँ, ने आपको वेव नहीं किया, शायद उसने आपको देखा भी ना हो, शायद वो खुद हुँ, हरी में होगा, शायद वो किसी से छुप रहा होगा. तो देर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई दैट पर्सन डिड नॉट वेव यू बैक, रादर देन थिंकिंग कि ओके उसने मुझे वेव नहीं किया बिकॉज वो मुझे इग्नोर करना चाहता है एंड बिकॉज आई एम अनलविंग. सो व्हेन यू लुक एट द हुँ, अदर पॉसिबिलिटीज, तो आपकी जो इमोशन की इंटेंसिटी है वो अपने आप से धीरे धीरे कम होने लगती है, रादर देन हुँ, आप अगर एक ही पॉसिबिलिटी पे स्टक हो जाते हो. सो लॉट ऑफ टाइम्स जो जिनको डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, वो देखने को मिलता है कि उनका जो थॉट पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, जिसे अलग अलग हुँ, फॉर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है, कि उनके सोचने के समझने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स ओके, हो रहे हैं, एरोनियस पैटर्न्स डेवलप हो चुकी है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और उन पैटर्न्स को उनको समझाना और उन पैटर्न से वो बाहर आ सके, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ साइकोथेरेपी विच वी डू इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. हुँ, ओके। तो जो हिप्नोथेरेपी है वो कौन से केसेस में रेकमेंड की जाती है? राइट. बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कॉग्निटिव सीबीटी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो कोई भी ले सकता है इफ समबडी इज़ डीलिंग विद, लेट्स जस्ट से, कॉन्फिडेंस इश्यूज़, एंग्जायटी इश्यूज़, राइट? अ, बिल्कुल. बट आई बिलीव हिप्नोथेरेपी मैंने इतना आसानी से सुना नहीं है। सो किस टाइप के पेशेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं? दोनों की इंडिकेशन सिमिलर है, तो ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ सीबीटी यूज हो सकता है, किसी में हिप्नोथेरेपी यूज हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, कि एक तो जो आपका थेरेपिस्ट है उसको किस फील्ड में एक्सपर्टीज है. सो एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स, है ना. जैसे मैंने सीबीटी में ट्रेनिंग ली हुई है और हिप्नोथेरेपी दोनों में ट्रेनिंग ली हुई है, बट देयर आर अदर मोडालिटीज ऑफ थेरेपी ऑल्सो, जिसे डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, साइको एनालिसिस कहते हैं. तो उसकी मुझे ट्रेनिंग नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू ऑफर दैट. सो पहले हुँ, ये बात जब हम थेरेपी सेशन स्टार्ट करते हैं, तो समटाइम्स वी डिस्कस कि कौन सी मोडालिटीज पे हम वर्क कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज द एक्सपर्टीज ऑफ द थेरेपिस्ट, फिर वो डिटरमाइन किया जाता है. और इंडिकेशंस दोनों के सिमिलर रहते हैं, तो जैसे टेक्निक जो है वो अलग होगी. जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम आपके कॉग्निशंस समझाएंगे कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शायद आपके लो सेल्फ एस्टीम. करेक्ट। हिप्नोथेरेपी क्या बिलीव करता है कि वो जो सेल्फ एस्टीम है, इट इज बिकॉज कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉन्फिडेंस का इशू है. तो सबकॉन्शियस माइंड को हुँ, हमें एम्पावर करना है. तो हम कुछ सजेशंस देंगे. जब हम कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में होंगे, तो वी विल गिव सम गाइडेड सजेशंस, जिससे हम अपने हुँ, सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस को पैदा कर सके, कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सके. सो दिस आर द हुँ, डिफरेंट वेज इन विच इट एक्ट. फाइनल गोल जो है वो सिमिलर रहता है. हुँ, ओके, ओके, ऑलराइट। Um, why did you choose this field? Right. So I've been asked this question a lot of times कि क्यों साइकेट्री लिया, एंड a lot of times हम एमबीबीएस करने के बाद हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं टू डू एमडी राइट। एंड एमएस, राइट. तो बहुत लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि बिकॉज इतना ज्यादा स्टिग्मा है हमारे कंट्री में कि अच्छा हाँ यार जी। एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गया, आप साइकेट्री मतलब पागल वाले डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, राइट. सो हुँ, हुँ, सी, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड, बट बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट, अभी भी लोगों को ये लगता है कि हाँ साइकेट्रिस्ट मतलब तो पागलों का डॉक्टर, है ना. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट. हुँ, एंड साइकेट्री में सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. सो अगर आपकी कोई भी मेडिकल हेल्थ इश्यूज है, उसमें भी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंपोनेंट रहता ही है, जिसे हम साइकोसोमैटिक पार्ट कहते हैं. तो जैसे आप हुँ, सोचते हैं, जैसे आप चीजों को डील करते हैं, ऑल दोज अफेक्ट ऑल दी अदर हेल्थ पैरामीटर्स एज वेल. यानी कि किसी को हुँ, हाइपरटेंशन है, जिसे को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उसका हुँ, भी मेंटल हेल्थ से बहुत क्लोज एसोसिएशन. जिसको हार्ट के इश्यूज हुँ, रहते हैं, उसका भी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन है. So in a way, you are not just dealing with हुँ, mental health, but you are dealing with the person as a whole. Now, why I हुँ, became interested in this field is because when I discovered that mental health is such an important thing, जिससे बाकी सारे parameters भी affect होते हैं. And when I discovered it in myself as well, because मैं जब MBBS में studies कर रहा था, and during my class 11 12, कुछ टाइम एग्जाम्स के टाइम होते थे स्पेसिफिकली, आई यूज्ड टू बिकम अ लिटिल एंग्शियस. तो एग्जाम के टाइम हुँ, पे जब मैं एंग्शियस फील होता था, तो मुझे पता चलता था यार मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, मैं जो मेमोराइज करना चाहता हूँ वो ठीक से मेमोराइज नहीं हो पा रहा. एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे पेरेंट्स इतने अवेयर थे कि दे मैनेज टू टेक मी टू अ थेरेपिस्ट. और वो थेरेपिस्ट ने मुझे हेल्प ओह! की, एंड आई वाज एबल टू बेटर मैनेज माई सेल्फ. एंड आई अंडरस्टूड कि ओके, सो मच पावर वी हैव, कि अगर हमको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई राइट वे में हेल्प हुँ, मिल जाए उस समय में, तो वी कैन डू वंडर्स फॉर अवर सेल्फ. सो अ लॉट ऑफ हुँ, पीपल, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ दिस, वो अपने आप को फिर स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर हुँ, पाते खुल के, एंड जो उनके पोटेंशियल होते हैं वो कभी बाहर नहीं आते.
So if people become more aware about their mental health, manage their mental health better, so a lot of good things can happen in the society. And that's where my interest developed in understanding of the human brain. And then naturally there was this choice कि या तो मैं MD medicine करके neurology में जाता या फिर MD psychiatry करता. And coincidentally it happened that psychiatry became my field. Wow, wonderful. Right. So what अब was my passion once became a profession, sort of to say. Right. आई थिंक वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो बोला जाता है ना, जब Exactly. आपको अपना करियर चूज करने का ऑप्शन Yeah. मिले They call it कि the ikigai, यस Right. इकिगाई, राइट, Right. अमेजिंग. एंड आई थिंक इट्स आल्सो मतलब हर प्रोफेशन का एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है. हम डेवलपर्स की बात करें तो the ability to apply themselves, the ability to use their analytical mind is something that they thrive on, right? बिल्कुल. इस फील्ड में आपके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है? Is it the challenging aspect of dealing with the human mind, or is it the satisfaction that you derive कि मैंने किसी की लाइफ को बेटर किया है? I think both the ways. See, lot of times कि एक अच्छी तरह से उसको डायग्नोस कर पाना और समझा पाना कि यार आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो इतने ज्यादा गिल्ट में होते हैं कि यार उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो नहीं कर पा रहे. और जब हम उनको समझाते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो कितनी कोशिशों के बावजूद, बिकॉज आप शायद डिप्रेशन में हो, आपको शायद एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तब उनका गिल्ट जो हटता है एंड देन दे डू द थेरेपेटिक वर्क, या फिर जिस केस में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है उस केस में मेडिसिन के बाद जो इम्प्रूवमेंट आता है, एंड देन देयर वी सी द लाइफ चेंजिंग. और उनको भी जब वो रियलाइज होता है कि ओके वो खुद को इतना गिल्ट में डाले हुए थे एंड नाउ दे आर ओवरकमिंग दैट एंड एक्चुअली प्रॉस्परिंग इन देयर लाइफ, तो वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है. इट इज समथिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. या एंड आई थिंक मतलब आपने somebody helped you and now you're helping, तो आपको वो एकदम लाइफ का फुल सर्कल फील होता होगा कि डेफिनेटली. when I needed the most मुझे help मिला, Right. and now when I'm Yeah. able to help, so I can totally understand. राइट राइट राइट. सो मोस्ट डॉक्टर्स के साथ वही होता है ना, इवन इफ आई हैव चोजन डिफरेंट फील्ड्स, राइट, लाइक अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी शायद एक्सपीरियंसेस में निकलेगा कि यार उसके फैमिली में किसी को कुछ हार्ट के इश्यूज थे एंड समबडी वाज एबल टू सेव देम, या फिर Yeah. अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल था फैमिली में तो वो इंस्पिरेशन हो सकता है कि यार मुझे भी कार्डियोलॉजिस्ट बनना है. सो आई थिंक आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस डू शेप अप आवर चॉइसेस इन दैट वे. एंड आई थिंक इंडिया में लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं जो इस तरीके से उनका डिसीजन मेकिंग शेप अप होता है टू चूज द करियर. मे बी फॉरेन में आई डोंट नो कैसे चूज करते हैं वो, व्हाट रियली ड्राइव्स देम टू चूज द मेडिकल फील्ड. राइट. सो आई बिलीव बहुत सारे नीट पीजी वाले स्टूडेंट्स भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो आप थोड़ा सा ग्लिम्स दीजिए इस फील्ड के बारे में. हेल्प अस वॉक थ्रू दी मे बी लाइफ ऑफ अ साइकेट्रिस्ट, कि उनका मे बी दिन कैसा रहता है, ओवरऑल करियर कैसा है, इज इट वेरी चैलेंजिंग या फिर चैलेंजिंग के साथ साथ रिवॉर्डिंग भी है. थोड़ा सा आप ग्लिम्स दीजिए अपनी लाइफ के बारे में प्रोफेशनली. सो एज अ साइकियाट्रिस्ट इन इंडिया अगर हम बात करें तो सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है. स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 years में देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज कि जो एक लेवल ऑफ स्टिग्मा जो दिखने में आता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो रहा है. इट इज स्टिल Okay. एग्जिस्टिंग, सो दैट इज स्टिल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल द बडिंग नीट पीजी एस्पिरेंट्स. बट द स्टिग्मा दैट वाज देयर लेट्स से 10 years ago, 15 years ago, वो उससे आज काफी कम हो चुका है. एंड probably we are all grateful and thankful to the वंडरफुल इंटरनेट दैट वी हैव, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें अवेयरनेस की भी स्प्रेड हुई है. एंड स्पेशली सिंस द कोविड टाइम व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्चुअली टेक देयर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वेरी सीरियसली, तो एक काफी Yeah. अच्छा उससे फायदा हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस हुआ है. सो स्टिग्मा हैज रिड्यूस्ड. सो हमारे प्रोफेसर्स के टाइम पे शायद बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जो ऑलमोस्ट सालों से अफेक्ट हो रहे हैं और वो 10 साल बाद, 15 साल बाद पहली बार साइकियाट्रिस्ट के पास आ रहे हैं. नाउ द टाइम फ्रेम हैज रिड्यूस्ड, बट फिर भी अभी भी ट्रीटमेंट गैप इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो अगर हम ट्रीटमेंट गैप की बात करें तो इट इज स्टिल एज हाई एज अराउंड 80 to 85%, यानी कि 80 to 85% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजंस दे आर नॉट सीकिंग आउट हेल्प, आइदर बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, या फिर उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके आसपास कोई साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई फाइनेंशियल फैक्टर्स है, या फिर फैमिली इश्यूज है जिसकी वजह से वो सीक आउट नहीं कर पा रहे हैं. So still the treatment gap is so high that means कि there are so many patients who are actually willing to come out and seek out help,
तो धीरे-धीरे विद टाइम जैसे स्टिग्मा कम होगा, a lot of people will come forward and seek out help. So I think हुँ, the career options are really bright and upcoming for हुँ, psychiatry. But yes, stigma is going to be a challenging part because अभी भी हमारा बहुत सारा वक़्त उसी में जाता है समझाने में कि यार ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये कोई बाहर से आई हुई कोई चीज़ नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया मेरे पे काला जादू वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं है। या फिर ऐसी भी चीज़ नहीं है कि यार ये मेहनत नहीं करना चाहता, ये आलसी हो गया है, या ये भी चीज़ नहीं है। सो लॉट ऑफ टाइम्स हुँ, लोगों को ये असम्पशन होता है कि काम क्यों नहीं कर रहा, सोचता क्यों इतना रहता है, मत सोच, काम कर ले, बाहर से कुछ हो गया है। सो ये सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस तोड़ने में हमारा बहुत सारा वक़्त जाता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी हुँ, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यार ये बार-बार मुझे क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। बिकॉज़ हमें ये समझना है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो शायद हमारा 100th या 1000th पेशेंट होगा, बट उसके लिए शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस। टू विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो कंप्लीटली अनअवेयर होने ही वाला है। तो इसीलिए वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक पेशेंस इज़ अ की इम्पोर्टेंट स्किल जो धीरे-धीरे डेवलप होती है। लेट्स से मैं अगर बात करूँ तो मेरे रेसिडेंसी के स्टार्टिंग में भी शायद वो पेशेंस थोड़ा-सा लैकिंग था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप पेशेंट्स के साथ इंटरैक्शन करते हो, जैसे आप एक एक्सपीरियंसेस से ग्रो होते हो, यू डेवलप दैट पेशेंस। सो पेशेंस इज़ हुँ, इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हमारे फील्ड राइट, में दूसरे कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होते। जैसे हमने ब्लड टेस्ट कर लिया या फिर कुछ कर लिया तो उससे पता नहीं चलेगा शायद उसको एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो हम बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तभी जाके हम सही डायग्नोसिस पे पहुँच पाएँगे और सही तरह से उसे हेल्प कर पाएँगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग दैट पेशेंस इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी अगर चैलेंजिंग बात करें तो कंपेयर टू अदर फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, जैसे आप हाँ, सपोज़ एक एमडी मेडिसिन करने के बाद एक फिजिशियन बन गए, तो ऑब्वियसली राइट, बिकॉज़ उसका एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है और फिजिशियन के पास बहुत तरह-तरह के पेशेंट्स आने वाले हैं। सर्दी, खाँसी, मलेरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायरॉइड, बहुत सारी हुँ, चीज़ें हैं जो कॉमनली राइट, सबको अफेक्ट होती ही हैं। सो ऑब्वियसली हाँ, उनके पास पेशेंट्स बहुत जल्दी से डेवलप होने वाले हैं, बहुत जल्दी से उनकी प्रैक्टिस ग्रो करने वाली है। सो एज़ अ साइकियाट्रिस्ट योर प्रैक्टिस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू ग्रो। इसीलिए वो पेशेंस हुँ, अगेन रखना बहुत ज़रूरी है। बट वंस यू ग्रो इनटू द प्रैक्टिस और जो रिजल्ट्स मिलते हैं तो काफ़ी सैटिस्फाइंग है। बट यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग कि यार वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये कम कमा रहा है। इस तरह हुँ, के कंपैरिज़न कोई भी फील्ड में नहीं करने चाहिए बिकॉज़ देन यू विल ऑलवेज़ बी इन दैट स्कैरसिटी माइंडसेट कि यार मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। तो उस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रखनी चाहिए, रादर यू शुड जस्ट फोकस ऑन कि हम कितना अच्छे से कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? सो इन गॉट दैट इट, वेज़ येस, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू कम अप एंड आस्क स्पेशली नीट पीजी एस्पिरेंट्स कि कितना कमा लोगे? फील्ड में पैसे तो है ना। देखो, एज़ अ हुँ, डॉक्टर इन इंडिया इट इज़ अनलाइकली कि आप एक डॉक्टर बन जाने के बाद आपको बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मोस्टली यू विल बी एबल टू डू एंड मैनेज योरसेल्फ वेल, बट कंपैरिज़न टू अदर मेडिकल फील्ड्स या सर्जिकल फील्ड्स, ऑफ कोर्स इनिशियल पीरियड में द अर्निंग कैपेसिटी इज़ अ लिटिल लेस बिकॉज़ कैसा है कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स देख सकते हैं, राइट? सो लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेशंस, जैसे मैं शायद 5 या 6 या 8 या 10 पेशेंट्स या क्लाइंट्स देख पाऊँगा बिकॉज़ हमारे सेशंस जो होते हैं वो लिटिल लॉन्गर होते हैं, हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ता हुँ, है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने आपका फीवर मेजर कर लिया या ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, मैंने आपको दवाई दे दी और आपको छोड़ दिया। विल हैव टू टॉक राइट, इन डिटेल, तो हिस्ट्री टेकिंग में टाइम लगता है, समझने में, समझाने में टाइम लगता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हम देख पाते हैं कंपेयर्ड टू अदर फील्ड्स। आल्सो बिकॉज़ हुँ, हमारा जो ब्रांच है वो मेनली आउट पेशेंट बेस्ड ब्रांच है। सो इट्स लाइक जस्ट वी आर सिटिंग इन द ओपीडी बेस्ड, आप आते हो, मेरे से बात करते हो, आप दवाई लेते हो, थेरेपी लेते हो, जाते हो। सो इट्स नॉट मेनली जहाँ बहुत जगह पे एडमिशन्स रिक्वायर्ड नहीं होते। तो अगेन वो हुँ, एक लिमिटेशन हो जाती है कि आप सर्जरी नहीं कर रहे हो, ना कोई और प्रोसीजर कर रहे हो। मेनली यू आर जस्ट टॉकिंग, इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट हू कम्स इन। सो इस तरह से अगर देखें तो अर्निंग पोटेंशियल कंपेयर टू सर्जिकल फील्ड शायद कम हो, बट इट इज इन द इनिशियल पीरियड। धीरे धीरे एज योर पेशेंट्स ग्रो तो ऑलमोस्ट पीपल अर्न वेल, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट कंपैरिजन में नहीं रहना है, ये वाली बात आई वुड हुँ, जस्ट से टू नीट पीजी एस्पिरेंट्स। राइट, राइट, राइट। एंड आई थिंक जॉब इतना सैटिस्फाइंग है कि इनिशियल इयर्स में तो एक तो वो हम्म, लर्निंग एक्सपोज़र लेने में ही आपको खुद का लर्निंग कर्व आने में टाइम लग जाएगा एंड आफ्टर दैट बिल्कुल। uh, as you mentioned कि it gets rewarding. But सॉरी इफ आई एम बीइंग अ लिटिल डायरेक्ट, लेकिन क्या हम्म, आप एक बॉलपार्क रेंज दे सकते हो कि हम्म, इतना अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है? यू कैन चूज़ नॉट टू हम्म। आंसर इट। अगर आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, लेट्स से यू जॉइन हाँ, अ टीचिंग हॉस्पिटल, तो हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे एमडी या एमएस वालों की सैलरीज जो होती है वो एट पार होती है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओके। डिफरेंट। अगर आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो टीचिंग हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें द पे पैकेजेस आर गोइंग टू रिमेन सिमिलर। प्राइवेट प्रैक्टिस में एज आई सेड इट कीप्स ऑन वेरिंग, तो इनिशियल टाइम्स में ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इन,
इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके आसपास मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस कितना है, आपके कितने पेशेंट्स बन पा रहे हैं. सो इट इज डिफिकल्ट टू गिव अ रेंज, बट हम्म. एज आई सेड कि अगर आप क्लिनिकल टीचिंग हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो सिमिलर है, बट आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो तो स्काई इज द लिमिट, राइट? फ्रॉम Correct. एनीवेयर यू कैन अर्न, दैट इज अप टू यू कि आपको कितना अर्निंग चाहिए, राइट? ऑल्सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड, राइट? यू हैव टू डिटरमाइन कि आप कितने से सेटिस्फाइड होने वाले हो, बिकॉज इफ यू डोंट सेट दैट देन यू आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. Yeah. True. So I think, choosing quality over quantity, I think that's what should be the target in the initial years, definitely. हम्म. और मैंने शायद मैं कोई स्टैंड अप देख रही थी, उसमें उस कॉमिक ने बोला था कि यार थेरेपी बहुत महंगी है, मैं तो हम्म, अपनी दोस्त से बात कर लेती हूँ. हम्म, बट हम्म, अभी आपसे एक रियल डॉक्टर से बात करके समझ हम्म, आता है कि कितना एफर्ट जाता है एक एक भी right. पेशेंट या And it एक भी depends केस on, में. right. And when you say that therapy is expensive, no, तो वो भी अलग-अलग ranges है, so it can be, starting from 500 rupees to 5,000 rupees to 20,000 rupees. It's a different range depending upon the experience of depending upon the experience, credibility of the therapist, to also the region where you're practicing. So let's say आज मैं वडोदरा जैसे सिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, which is a tier 2 city, right? Not a metro city. तो metro cities में obviously the consultation charges are going to be much high. सो लॉट ऑफ हाँ टाइम्स जी. मेरे जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन होते हैं, तो वो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर है, मुंबई है, तो उनको लगता है ओके यार मेरी कंसल्टेशन फीस इतनी कम है बिकॉज बैंगलोर में इतनी ज्यादा है, सो देयर इज दिस मीम दैट आई वाज रीडिंग कि बैंगलोर में कुछ अभी टाइम पहले द पार्किंग चार्जेस फॉर 1 आवर वाज अबाउट 1,000 इन सम एरिया, राइट? ओ उतनी यहाँ पे माय गॉड. कंसल्टेशन फीस थेरेपी की भी नहीं होती. सो इन दैट सेंस थेरेपी इज नॉट एज एक्सपेंसिव एट पीपल मेक इट आउट टू बी. There are definitely options available, and the good thing that has happened is because आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है, सो अगर आपके एरिया में सपोज कोई थेरेपिस्ट है द नियरेस्ट टू हाँ. यू एंड ही इज चार्जिंग एक्सपेंसिव, आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. यू कैन सीक आउट एन ऑनलाइन हाँ. कंसल्टेशन जो आपको अफोर्डेबल लग रहा है कि जहाँ पे आप कंटिन्यू कर पाओ. बट यस, कंटिन्यूटी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं एक ही सेशन के अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो प्रॉब्लम इट मे नॉट बी वेरी यूजफुल, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ओके नहीं एक ही सेशन लूंगा तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा क्या? तो नहीं, टाइम लगता है ना? चीजों को हम्म. ग्रो करने में, डेवलप होने में, improve होने में टाइम लगता है. तो दैट इज अगेन वन important area that also as budding NEET PG aspirants and also people who are trying to seek out help should know कि ऐसा नहीं Yeah. है कि अचानक से कुछ हम बोल देंगे और चमत्कार हो जाएगा. लोगों को लगता है कि यार हम कुछ बोल देंगे और अचानक से सारी चीजें गायब हो जाएगी, तो वैसा नहीं होगा, बिकॉज दीज आर हम्म. क्रोनिक इलनेसेस. हम ये साइकेट्रिक इलनेसेस की बात कर रहे हैं, तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक इलनेसेस. जैसे आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसी तरह से डिप्रेशन. सो जैसे आपका हम्म. डायबिटीज एक दिन में अचानक से आप नॉन डायबिटिक नहीं बन जाओगे, या फिर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, हाइपरटेंशन हम्म. कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, और उसकी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म चलेगी. उसी तरह से हर एक क्रोनिक इलनेस जो होती है, नॉन कम्युनिकेबल इलनेस, यानी कि जो बाहर से आई हुई किसी मच्छर के काटने की वजह से नहीं हुई है इलनेस, तो नहीं. इसमें टाइम लगने वाला है, राइट? सो नॉन कम्युनिकेबल इलनेसेस डू टेक टाइम, तो वो पेशेंस रखना जरूरी है. हम्म. राइट. आपको याद है अभी रिसेंटली इलॉन हम्म, मस्क ने एक ट्वीट किया था हम्म, कि आई एम प्राउड टू से दैट मैंने हम्म, आज तक थेरेपी नहीं लिया है. हम्म, हम यहाँ पे हम्म. स्क्रीन पे लगा देंगे फॉर I दोज know, हु वांट टू चेक. I know, right? सो I know, yeah, right. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एलन मस्क तो मतलब इट्स डिफिकल्ट टू जज हिम एंड वी शुड नॉट बी जजिंग हिम, बट उसके व्यूज काफी पोलराइज्ड रहते हैं कुछ चीजों पे, एंड ही लव्स दैट बिकॉज दैट इज व्हाट ग्रैब्स अटेंशन ऑफ लॉट ऑफ या. पीपल. तो अगेन ये चीज है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ओके थेरेपी लेना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि हम हम्म. वीक है इसीलिए हमको थेरेपी लेनी पड़ रही है. सो राइट. अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, नो इट इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. रादर आप एक मैच्योर इंडिविजुअल हो, अगर आपको ये पता चल पा रहा है कि यार नहीं आप थेरेपी लेके आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, so हम्म. I think it's not at all. And this is one of the most common myths which we have about mental illnesses. Ki mental illness, a lot of people think are a sign of mental weakness. So absolutely not. It's not a sign of mental हम्म. weakness. और ऐसा नहीं है कि कोई वीक इंसान है वही साइकेट्रिस्ट के पास आता है या फिर थेरेपिस्ट के पास जाता है. बिल्कुल भी नहीं है. रादर ये स्ट्रॉन्ग या वीक, ये सोसाइटी के गिवन टर्मिनोलॉजी से ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर ऑल वल्नरेबल टू सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, राइट? मैं रोज या. एक्सरसाइज कर लूँ फिर भी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो उसी तरह से मैं हम्म. कितना भी अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, हम्म. मैं टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो भी मुझे डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है. सो वंस वी हम्म. अंडरस्टैंड दैट कि ओके इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जस्ट लाइक ऑल अदर ऑर्गन्स आर. तो हम समझेंगे कि यार इसमें कोई शेम एम्बेरसमेंट वाली बात है ही नहीं. एनीबडी हम्म. कैन हैव इश्यूज एंड एनीबडी शुड सीक आउट हेल्प हु इज हैविंग एन इशू.
एब्सोल्युटली। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि वीकनेस कंसिडर करते हैं लोग थेरेपी को लेना। राइट। व्हाट डू यू थिंक, डू मेल्स फाइंड इट हार्डर टू सीक हेल्प और इज इट वुमेन? बिकॉज कई कबार मुझे, मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि विमेन दे फाइंड इट हार्डर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिकॉज आई आल्सो हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, और हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, यू आर द I बेटर think पर्सन टू टेल right. दिस। I think this stigma affects both the genders. I'll explain to you how. कि ओके। males are always conditioned in a way कि उनको help लेनी नहीं चाहिए, खुद से सारी चीजें करनी चाहिए. Males are supposed to be the strong people, emotions express नहीं करने, बताना नहीं है अगर hurt हुआ है तो भी, मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाली एक concept पहले से शुरू होता है, right? So that is the reason why अगर वो hurt कर भी रहे internally, they will not express it. इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे मेल्स जिनको एक्चुअली में इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दे सीक आउट अनहेल्थी वेज ऑफ कोपिंग. सो ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप टूट गई है, दुख हुआ है लेकिन दुख एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, ये डर रहता है. तो क्या किया, कोई नहीं, सिगरेट पी ली, दारू पी ली, थोड़ा टाइम के लिए गम को शांत कर दी. बट दैट सेट्स एन अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म कि हर बार फिर कोई इश्यूज आएंगे, ओके, दारू का सहारा ले लिया, सिगरेट का सहारा ले लिया, या फिर बिंज ईटिंग कर लिया, या फिर कुछ और अनहेल्थी वेज में कोपिंग कर ली. तो ये चीजें मेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है. कंपेयर टू ओके। दैट अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में क्या होता है कि पहले से उनमें भी लेबल लगाया जाता है कि ये तो वीक है, ये तो इमोशनल है, ये तो सेंटिमेंटल है, तो ये तो कहीं पे भी रो देगी. राइट. नाउ इस चीज की वजह से क्या होता है कि कई बार एक्चुअली में जब वो हर्ट कर रही होती है तो भी वो हेल्प नहीं सीक आउट करती, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं यार, हमको तो पहले से ही जज किया गया है कि हम तो इमोशनल है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बस मैं इमोशनल हूँ, सेंटिमेंटल हूँ, इसलिए. यू नो सो इस तरह से पहले से लेबल्स लग जाते हैं कि जो एक्चुअल में जिसको हेल्प की जरूरत है उसको भी लेबल्स लगा दिए. एक बार आपने लेबल्स लगा दिए फिर वो इंसान उसको अपनी आइडेंटिटी मानने लगता है. दैट्स द प्रॉब्लम विद द लेबल्स, राइट. बट यस, कंपेयर टू मेल्स, women find it easier to talk about emotions. That is what we've seen in my clinical practice at least, कि they find it easier to discuss about and talk about emotions compared to males who are a little hesitant, because उनको as I said वही डर रहता है कि यार नहीं, मैं इमोशंस के बारे में बोलूंगा तो मैं कहीं vulnerable तो ना हो जाऊं. you know they consider talking about emotions as a sign of vulnerability, but it's absolutely okay. या। We are all humans, we are all equally vulnerable, right? ओके। कोई ऐसा रियल लाइफ केस आप शेयर कर Hmm. सकते हैं Hmm. जिसने आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज कर दिया हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सिंगल आउट करना वुड बी डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो इफ आई से अ केस प्रोबेबली इट माइट गो टू द पर्सन एंड वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी, बट आई विल गिव यू अ जेनेरिक केस. जो बहुत कॉमनली हम देखते थे एज अ पार्ट ऑफ अवर रेसिडेंसी, कि हम जब रेसिडेंसी कर रहे थे, सो आई वाज डूइंग माय रेसिडेंसी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट लोड होता था, एंड इन अवर इमरजेंसी बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते थे. तो इमरजेंसी में कैसा होता है, जनरली द पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी, तो इमरजेंसी फिजिशियन उसे इवेल्युएट करता है, फिर वो रिफर करता है कि अच्छा ये केस शायद सर्जिकल केस है, सर्जरी वाले को बुलाना है, ये केस शायद गायनेक का है तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाना है, ये केस शायद साइकेट्री वाला है तो साइकेट्रिस्ट को बुलाना है. तो ओके। उसी तरह से लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास ऐसे आते थे केसेस की जो इमरजेंसी फिजिशियन ने इवेल्युएट किया है, कोई आया है इंसान की उसको लग रहा है बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, बट वो चेस्ट पेन था एक्चुअली पैनिक अटैक की वजह से, एंग्जाइटी इश्यूज की वजह से. तो फिजिशियन ने इवेल्युएट कर लिया, उसका ईसीजी चेक कर लिया, पल्स, हार्ट रेट सब कुछ मॉनिटर कर लिया, सब कुछ नॉर्मल था. फिर वो लिख के दे देते कि ओके ये सब नॉर्मल है, बिकॉज लाइकली है कि उसको एंग्जाइटी अटैक आया है, पैनिक अटैक आया है, तो रिफर टू साइकेट्रिस्ट. तो कई बार वो रेफरल नोट लिख देते थे, फिर हम जाते थे, फिर हम इंटरेक्ट करते थे, फिर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लगते थे नहीं नहीं नहीं, साइकेट्रिस्ट को क्यों बुला लिया, मैं थोड़ी ना पागल. तो वो प्रॉब्लम है, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसीलिए वो भागते हुए आ तो गए हॉस्पिटल, लेकिन अब हम ट्रीटमेंट उन्हें ऑफर कर रहे हैं तो कई बार वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी नहीं होते. नहीं नहीं नहीं, तो कुछ नहीं है ना, मतलब सारी चीजें नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल है ना, तो चलो हम जाते हैं, हमको नहीं ट्रीटमेंट करते. फिर अगेन वो एक दो हफ्ते बाद वापस आते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स दिस साइकिल कंटिन्यूज बिकॉज पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि शायद वो चीज फिजिकली नॉर्मल है, बट वो थी मेंटल हेल्थ की इश्यूज की वजह से, इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट सीक आउट करना भी जरूरी है. सो लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ केसेस हैव शोन अस कि यार कितना जरूरी है अवेयरनेस फैलाना इसके बारे में. सो दीज आर सम इश्यूज, और लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा निग्लेक्ट भी किया जाता है, शायद समझ भी आ जाए तो भी उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं. तो लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स या फिर पार्टनर्स ये क्या कहते हैं, नहीं यार हमारे पास छुट्टी नहीं है तो इसकी हम ट्रीटमेंट अभी नहीं करवा सकते, हम कुछ टाइम बाद आएंगे. बट वही हम उनको एग्जाम्पल देते हैं, यार इसको अभी बुखार आ रहा होता तो आप तुरंत रात को 2 बजे भी भागते रहते और उसका इलाज करवाते, राइट. करेक्ट। है ना. तो पीपल वेट कि वो एक्सट्रीम्स में चला जाए तभी वो एक्शन लेते.
एंड दैट्स व्हाट हाँ, आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस कि अगर आपको इनिशियल साइंस एंड सिम्पटम्स लग रहा है ना कि आपको लग रहा है कि यार मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सीक आउट हेल्प एट दैट टाइम। आप ये वेट मत करो कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि शायद आपको ऐसे बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स आने लगे, फिर आप इधर उधर भाग रहे हो कि नहीं यार अभी क्या करें पता नहीं चल रहा है, मेरे रिलेटिव्स को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। डायरेक्टली तब हमें कांटेक्ट किया जाता है, फिर हम हिस्ट्री लेते तो पता चलता है यार 2 साल से वो डिप्रेस था, पर 2 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इतने हुँ, अलार्मिंग सिम्टम्स हो जाए उतने तक वेट नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसा होता है। सो दीज आर द केसेस वेयर वी रियली फील कि यार इसके बारे में अवेयरनेस होना और इसके बारे में एक नॉर्मलाइज कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर राइट। सम इंस्टेंसेस वेयर वी फील रियली बैड फॉर द पर्सन कि वो इतने टाइम से बेचारा सफर कर रहा था, हेल्प के लिए आपको बुला भी रहा था, बट आप नहीं गए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जस्ट बिकॉज आपको ये स्टिग्मा था कि नहीं मैं इसको लेके जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हुँ। हमने ना बहुत बार इस कन्वर्सेशन में स्टिग्मा को यूज़ किया है, स्टिग्मा वर्ड को हम्म यूज़ किया है कि मेंटल हेल्थ को लेके हम्म स्टिग्मा है। हम्म क्यों लगता है आपको कि ये कब मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मतलब नॉर्मल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम्म सिर्फ़ हम्म पागल लोगों को ही हो सकती हैं या फिर हम्म मतलब ये हम्म कैसे डेवलप कैसे हुआ? बिकॉज़ अभी जब मैं आपसे बात कर रही हम्म हूँ तो हम्म मुझे तो लग रही है तो बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है और इन फैक्ट आई बिलीव ये हम्म किसी को भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती है। हम्म तो इसमें हम्म, इतना स्टिग्मा क्यों अटैच करने की ज़रूरत है इसको? ये तो बहुत नॉर्मल होना चाहिए था जैसे बुखार आया है, बिल्कुल डॉक्टर के पास गए। मैं ये थोड़ी ना बिल्कुल जज करती हूँ, हाय बुखार आया, हाय मतलब तू तो एग्जैक्टली हेल्थ के एग्जैक्टली खाने नहीं रखती। राइट तो एग्जैक्टली। व्हेन सो डिड इट बिकम अ स्टिग्मा? व्हेन मतलब व्हेन? आई थिंक हर एक अगर हम मेडिकल डिसऑर्डर्स की बात करें ना तो वो कोई ना कोई स्टिग्मा से तो गुजरे हुए। जैसे आपको मलेरिया वर्ड पता होगा, ठीक है? हाँ, मलेरिया होता क्यों है? बिकॉज मच्छर ने काट लिया और मलेरियल पैरासाइट्स आपके बॉडी में आ चुके हैं। हाँ, और अगर मलेरिया का वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो ओरिजिन है माल एयर, यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि आपके आसपास की हवा बुरी है और उस हवा की वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ओके। ऐसी एडवाइस दी जाती थी आपको कुछ और जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे अच्छी हवा हो। हुँ, इट वाज रिलेटेड टू माल है। तो हमको बहुत सारे डिसऑर्डर्स का ओरिजिन पता नहीं होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे मीनिंग्स और कंसेप्ट बन चुके। तो हुँ, मेंटल हेल्थ के भी बारे में स्टिग्मा इसलिए बना है बिकॉज हमें वो ओरिजिन नहीं पता था कि वो कहाँ से हो रहा है। एंड अ हुँ, लॉट ऑफ टाइम्स इट इज इजियर टू थिंक कि ओके यार ये पर्सन का बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है तो शायद कुछ बाहर से हुआ होगा। यू नो और ये हुँ, सारी सोसाइटीज में है कि भूत प्रेत आत्मा स्पिरिट्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना ज्यादा इंटरनलाइज करके मेडिकल वे में बना दिया कि ओके किसी की आत्मा घुस गई इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। बट एक्चुअल में अगर देखें तो वो ब्रेन में ही कुछ पैथोलॉजिकल केमिकल चेंजेस थे, उस वजह से वो पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा था। सो हुँ, ये समझ ना होने से कि उसका ओरिजिन कहाँ है, इस वजह से एक तो स्टिग्मा डेवलप होता है। दूसरी चीज है अगर मान लो ओरिजिन पता भी चल जाता है कि ओके ये ब्रेन से होता है, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ब्रेन तो हमारे कंट्रोल में होना ही चाहिए, कि मेरे ही विचार है, मेरे इमोशंस है, मेरे कंट्रोल में नहीं है तो ये कैसा लगेगा। बट हुँ, हम ये नहीं समझ पाते कि हम जो सोचते हैं समझते हैं वो ब्रेन का कॉन्शियस माइंड है, जो कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हम बात करें तो हुँ, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना? एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर वो समुद्र में तैर रहा है तो सिर्फ वो टिप बाहर दिख रही है, पूरा बड़ा लेयर जो है वो अंदर होता है। तो हमारा ब्रेन का भी प्रोसेसेस हमको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जितने ही महसूस होते हैं, रियलाइज होते हैं। हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है बाकी वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हुँ, जैसे हमारे सारे ऑर्गन है इंटरनली बॉडी में वो कंट्रोल कर रहा है फाइनली ब्रेन, लेकिन आपको नहीं पता कि ब्रेन आपके हार्ट को किस तरह से सिग्नल दे रहा है कि वो इसी रेट पे बीट होना चाहिए, वो आपके पेट को कैसे सिग्नल दे रहा है कि वो जो आपने फूड खाया है उसको डाइजेशन कैसे होना चाहिए, वो आपकी हुँ, किडनीज को कैसे सिग्नलिंग दे रहा है कि वो यूरिन कैसे बनना चाहिए। दीज आर थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो हुँ, लोगों को लगता है कि यार हम अवेयर नहीं है, वो चीज ब्रेन है ही नहीं, बट हुँ, इट इज ब्रेन इटसेल्फ। सो इन अ सिमिलर वे हमारे बहुत सारे थॉट्स हमारे बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ना पता हो, हम अवेयर हुँ, ना हो। तो लॉट ऑफ टाइम्स दिस मिसकंसेप्शन हैपेंस कि यार ये हमारे कंट्रोल में ही होना चाहिए, तो हम यही कहते हैं कि सारी हमारी ब्रेन की एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जिस तरह से आप अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि यार नहीं अभी तेज बढ़ जा, अभी स्लो हो जा, हम नहीं कर सकते, राइट? उसी तरह से हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी हम डायरेक्टली ऐसे स्विच की तरह चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज वन हुँ, थिंग। अदर थिंग इज बिकॉज पीपल हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो उनको शायद समझ नहीं आता कि यार डिप्रेशन है उसको क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों को लगता है यार ये तो क्या है, ऐसा लो फील हो रहा है, चल जा भाग में दौड़, मूवी दिखा दूं तू तो ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो नॉर्मली हम लो फील करते हैं और डिप्रेशन वाला जो लो है उसमें अंतर है बहुत ज्यादा, है ना? हुँ, सो लॉट ऑफ टाइम पीपल कंफ्यूज कि ओके जस्ट मुझे आज लो फील हो रहा है, मेरा आज दिन अच्छा नहीं गया तो वो डिप्रेशन है, और मैंने मूवी देख ली, भागने चला गया, खेलने चला गया तो मैं डिप्रेशन से बाहर। भाई वो डिप्रेशन था ही नहीं तो मुझसे बाहर आया ही नहीं।
वो तो लो मूड था जो सबको होता है, वी हम्म ऑल गो थ्रू मूड स्विंग्स दिन में, लेकिन दोज मूड स्विंग्स आर नॉट सो एक्सट्रीम एंड नॉट सो परसिस्टेंट एज इन द केस ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन किसे कहा जाता है कि मान लो कोई इंसान है जिसका परसिस्टेंटली 2 हफ्ते या उससे ज्यादा लो मूड रह रहा है, और वो लो मूड इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से उसके बाकी सारे फंक्शंस पे अफेक्ट हो रहा है, तब जाके उसके अलावा दूसरे सिम्टम्स को कॉम्बिनेशन में लेकर उसे डिप्रेशन कहते हैं। सो जस्ट लो मूड फॉर 1 or 2 days इज नॉट डिप्रेशन। तो ये भी अवेयरनेस ना होने के कारण अगेन एक स्टिग्मा बनता है। हम्म So these are the few reasons why stigma is more prevalent related to mental health problems, हम्म right? और ये ऐसी चीजें जो दिख ही नहीं जाती, जैसे आपको पता है कि आपको फ्रैक्चर हुआ है, तो आप देखोगे तो पता चलेगा हाँ यार चोट लगी है ना? राइट बुखार आया है तो आप मेजर करोगे तो पता चलेगा, बट बिकॉज दिस इज सो इंटरनल कि ये मेजरेबल नहीं है। दैट्स द अनफॉर्चुनेट ड्रॉबैक कि आप ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है करवा के बोल दोगे कि हाँ इसको एंजाइटी हुई है, इसको सिजोफ्रेनिया हुआ। वो करेक्ट तभी करेक्ट पता चलेगा जब आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, हिस्ट्री लोगे, उसके मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करोगे, तभी जाके आप डायग्नोसिस तक पहुंच पाओ। सो दैट अगेन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टिग्मा एग्जिस्ट्स अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और एक चीज और मैं बस यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि वो एक्सेप्टेंस आना ना, वो भी मतलब इतना डिफिकल्ट है। आई शेयर अ रियल लाइफ स्टोरी। आई हैव नेवर शेयर्ड इट विद एनीवन एक्सेप्ट माय क्लोज वंस, एंड स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैंने कभी शेयर नहीं किया है। बट आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड मतलब मेरे को पैल्पिटेशंस होती थी उस टाइम पे। सो दिखा लिया फर्स्ट, टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी, सबसे पहले बंदा कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाता है। एवरिथिंग वाज बिल्कुल, फाइन, और ऐसे ही होना भी चाहिए, ऐसे राइट? होना राइट। एंड या देन पहले हमको फिजिकल कॉजेस को रूल आउट करना है, यू कैन नॉट डायरेक्टली लेबल कि ओके यार इसका हार्ट रेट बढ़ गया तो इसको एंजाइटी अटैक ही है। नहीं, करेक्ट, पहले ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ को रूल आउट करके फिर हम डायग्नोसिस पे पहुंचते राइट राइट राइट। तो फिर उसके बाद मतलब जब रियलाइज हुआ कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन फिर हैं। जो है मैंने बात किया थेरेपिस्ट वगैरह से। हम्म, एंड देन आफ्टर नोइंग ऑल द सिम्टम्स दैट आई हम्म, वाज डिस्कसिंग, देन उन्होंने मुझे बोला, आई वाज टॉकिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट ओनली। सो उन्होंने मुझे बोला कि आपके सिम्टम्स डिप्रेशन वाले हैं, आप मेडिकेशन स्टार्ट करो। एंड देन दैट हम्म, डे आई वाज लाइक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब वो एक एक्सेप्टेंस आना ना, बिकॉज हम्म, I've lived a healthy life. मेरे हम्म, हम्म, my हम्म, family is happy. हम्म, हम्म, मतलब ठीक है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट आई कांट बी डिप्रेस्ड। हम्म, तो वो एक्सेप्टेंस आने में ही, स्पेशली पीपल हु आर अवेयर, लाइक हम्म, सेल्फ अवेयर लोग हो, तो या, आई थिंक वो आपने इतनी सही बात बोली कि हम्म, स्टिग्मा आई थिंक वैसे अटैच नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम्म, एक एक्सेप्टेंस भी हम्म, नहीं है इतना बहुत या वही बात इजीली। है ना कि मुझे कैसे हो सकता है वो चीज, हाँ, कि यार मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये बात एक्सेप्ट करना, अज़म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना? राइट। इसीलिए अगर हम ब्रेन को समझेंगे तो वो बात थोड़ी सी आसान तरीके से हम होती है। तो हम वही एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला, कि बहुत सारे ब्रेन के प्रोसेसेस है जो हम नहीं समझ पाते। उसी तरह से बहुत हम्म सारे थॉट्स इमोशंस है जो हम नहीं समझ पाते। और आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि आपने जैसे एक वर्ड बताया ना कि बहुत बार क्या होता है, ये गलतफहमी बहुत सारे डॉक्टर्स से भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। कि क्या होता है, जैसे आप लोग मान लो आपको हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई है, पल्पिटेशंस हो रहे हैं, राइट। आपने दिखा दिया कोई डॉक्टर को, आप उसका ईसीजी वगैरह हो गया, ब्लड प्रेशर हाँ मॉनिटर कर लिया, और कई बार इनएडवर्टेंटली ये बोल दिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ उनको भी शायद ऐसा इंटेंशन ना हो कहने का, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कह देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है कि कोई हाँ। प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, मेजर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। ना? जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो वो ईसीजी आपका नॉर्मली आएगा, आप बाकी हुँ, सारी चीजें करवाओगे तो नॉर्मली आएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि कुछ नहीं है। हुँ, नॉर्मल डज नॉट मीन कि देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू सीक आउट हेल्प। हुँ, राइट। उसमें बस डॉक्टर्स उस केस में बस यही पूछ लेते हैं, मतलब हम्म, बिकॉज़ आई हम्म, लिव इन फरीदाबाद, तो हम्म, यहाँ पर हम्म, भी इतने हम्म, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और वो सब नहीं या, है, इवन दो टियर 1 में ही आता है वो। तो या, उन्होंने बस पूछा कि काम हम्म, स्ट्रेस चल रहा है बहुत, ओके, हम्म, बट व्हाट हम्म, नेक्स्ट? स्ट्रेस है, बट या, उसको कैसे स्ट्रेस मत रिज़ॉल्व लो, करना है? देयर वाज़ नो राइट, रिकमेंडेशन फॉर दैट। राइट, एंड जनरल रिकमेंडेशन इज स्ट्रेस मत लो, ज्यादा मत सोचो। राइट। ना, बट राइट, वही चीज तो सीखनी है ना कि कैसे ना ज्यादा सोचे, राइट। कैसे स्ट्रेस कम करें, राइट? इट इज इजियर सेड देन डन, आप ऐसा कह दो कि यार आपका शरीर गर्म हुआ है, ठंडा कर दो, तो बुखार नहीं चला जाएगा, राइट? हुँ, यू नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट, है ना? करेक्ट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तो उस तरह से बात। Okay. So let's switch gears and shift to हम्म, other aspects जो आजकल हमारी मेंटल हेल्थ हम्म, को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। या, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं। आपने बोला कि इंटरनेट लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग,
आप ऑनलाइन हम्म, कंसल्टेशंस आप ले सकते हो, आप किसी भी सिटी में बैठ के किसी भी कंट्री के डॉक्टर से भी इनफैक्ट बात कर सकते हो. दैट्स द गुड थिंग. एंड इंटरनेट हैज गिफ्टेड अस अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. बट right, कैन वी ऑल्सो हम्म, अग्री कि हम्म, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, उसके हम्म। पीछे सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत बड़ा रीजन है. कैन वी अग्री ऑन दैट फर्स्ट? डेफिनेटली डेफिनेटली सो एवरीथिंग हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. उसी तरह से इंटरनेट के भी बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं ही. सोशल मीडिया के डेफिनेटली बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं. बिकॉज आज जो इन्फॉर्मेशन लेट्स से मुझे नहीं पता होती थी वो आसानी से मुझे पता चल जा रही है, तो इसकी पॉजिटिव्स भी है और नेगेटिव्स भी है. करेक्ट. मान लो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले कोई कंट्री के कोई जगह पे क्या अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा बॉदर्ड या ट्रिगर्ड नहीं हो जाता था, बिकॉज वो शायद इन्फॉर्मेशन मैं कल अखबार में पढ़ता, अपने इत्मीनान से आराम से पढ़ता, तो मैं इतना ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता. लेकिन हम्म. आज बिकॉज उसकी इतनी ज्यादा वीडियोस आएंगी, रील्स आएंगी, ये आपको कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड की दी जाएगी कि यार अफगानिस्तान के यहाँ पे इतना बॉम्ब अटैक हो गए, इतने लोग मर गए, कॉन्स्टेंटली ऑन योर स्क्रीन, कॉन्स्टेंटली ऑन योर मोबाइल फोन. तो इस वजह से इमोशनली भी हम काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई इवेंट्स होने से. तो ऐसा हम्म. नहीं है कि बहुत ऐसे इवेंट्स बढ़ चुके हैं. अगर ऑन दी होल अगर देखा जाए तो हम्म. आज वर्ल्ड 100 साल पहले जो था उससे काफी वी आर इन अ पीसफुल वर्ल्ड, राइट. हम्म. पहले आज से 50 साल पहले 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, तो डेफिनेटली दैट वाज डिफिकल्ट एंड मोर डेंजरस टाइम टू लिव इन. या. बट तब ये पता नहीं होता था हमें कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है. और इसकी ज्यादा इतनी डिस्कशंस डिबेट्स जो इतना ज्यादा होता रहता है सोशल मीडिया पे वो नहीं होता. इसीलिए हम हम्म. इतना ज्यादा उन चीजों से ट्रिगर्ड नहीं होते थे. जैसा हमने कोविड में ही देखा, लॉट ऑफ टाइम्स कोविड में यही न्यूज फैलाई जा रही थी थ्रू सोशल मीडिया एंड इवन ट्रेडिशनल मीडिया, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है, इतने ज्यादा लोग हम्म. मर रहे हैं. एंड या. कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दैट न्यूज लाइव इन एन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट कैन बी ट्रिगरिंग एंड डिस्टर्बिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो सोशल हम्म. मीडिया डज कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट. ऑल्सो सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम्स एक कंपैरिजन वाले माइंडसेट में हम जीते हैं. यार इसकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो थाईलैंड घूम रहा है, मलेशिया घूम रहा है, अलग अलग जगह पे फोटोज खींचवा रहा है, उसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है. एंड देन वी स्टार्ट टू कंपेयर पीपल्स हाइलाइट्स ऑफ द डे, हाइलाइट्स ऑफ द ईयर प्रोबेबली विद आवर ओन डेली लाइफ, जो हमको लगती है यार हमारी तो कुछ लाइफ एक्साइटिंग है ही नहीं, या. कुछ मीनिंग है ही नहीं. एंड दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाउ वी इवेल्युएट एंड लुक एट अवरसेल्व्स. तो बहुत ज्यादा हम खुद के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं. तो लॉट ऑफ टाइम्स बॉडी इमेज के इश्यूज भी होने लगते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज द डाउनसाइड्स ऑफ इंटरनेट स्पेसिफिकली. राइट. और इसी में से निकल के आती है डूम स्क्रोलिंग, विच इज लाइक, आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब यू जस्ट कांट स्टॉप योरसेल्फ. मतलब तुम्हें बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि यार मैं क्या ये रील पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे नहीं देखना, बट व्हाई एम आई नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ? कैसे, राइट हाउ टू डील विद दिस? एंड बिकॉज राइट. सो मतलब इसके लिए कोई एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होना भी वो नहीं है कि नहीं आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू. आई थिंक ये हर बिल्कुल किसी भी के नहीं, साथ नॉर्मली हो रहा है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डेफिनेटली. सो सी इंटरनेट थ्राइव करता है उसी चीज पे कि आप बार बार वो चीज कंटिन्यू करते रहो. सो डेवलपर्स जो है, आईटी फील्ड वाले, वो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है कि कैसे लोग कंटिन्यू रखेंगे. सो Yeah. रील्स हो गया या शॉर्ट्स हो गया, उसमें एल्गोरिदम भी इस तरह से डिजाइंड है कि जो चीज आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वैसी ही टाइप की चीजें आपको दिखाई जाएगी. तो ऑब्वियसली योर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी देयर. सो ऑटोमेटिकली उनको पता है कि आपको कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लग रही है. यू डोंट हैव टू से इट कि यार मुझे क्रिकेट ज्यादा पसंद है, फुटबॉल ज्यादा पसंद है. आपने 2 वीडियोस क्रिकेट के देख लिए तो वही वीडियोस बार बार आते रहने Yeah. वाले, राइट. एंड दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू अस. और उसका कोई एंड है ही नहीं, वो एल्गोरिदम कंटिन्यू चलता ही जाता है. और Hmm. इतना ज्यादा आजकल कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि इफ यू कीप लुकिंग स्क्रोलिंग फॉर 24 आवर्स स्टिल आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट आ ही जाएगा, right. Hmm. And because of that newer excitement that your constant brain is looking for, why it becomes very addictive, right? कि Hmm. constantly आपको dopaminergic rush मिलते जा रहा है, because Hmm. it's something new that is coming up every 30 seconds. I am Yeah. seeing some new content. जो Yeah. कंटेंट देखने के लिए मुझे पहले शायद टीवी में देखना पड़ता था या मूवी थिएटर में जाना पड़ता था, Yeah. उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट डिलीवर हो ही जा रहा है. Hmm. और हमें लगता है कि वाओ, सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट. बट अबे हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. Hmm. So what is the solution for this? I mean, मतलब हो सकता है किसी को सिवियर प्रॉब्लम हो, गाइस प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट. बट Sure. लेट्स जस्ट से कि नॉर्मली ही कोई प्रॉब्लम है Hmm. कि यार ये मुझे पता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ बट मुझे नहीं करना है. हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ? राइट राइट. सो देखो यार, सोशल मीडिया हो गया तो वो अब हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है. सो इट वुड बी रॉन्ग टू से नहीं सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए, बट वो यूज आप करो. सोशल मीडिया को आपको यूज मत करने दो. यू यूज द सोशल मीडिया, डोंट लेट सोशल मीडिया यूज यू फॉर देयर ओन गेम्स.
तो आप अपने लिए लिमिट सेट कर सकते हो कि हम्म आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे शायद ट्विटर देखना है या इंस्टाग्राम देखना है, तो मैं अपने लिए आधे घंटे का टाइम है वो देखूँ। सो लॉट ऑफ ऐप चेक टाइम चेकर्स आर अवेलेबल, जिससे आप ऐप्स के कितना टाइम यूज हुआ है वो देख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो कि ओके मुझे इंस्टाग्राम देखना है तो मैं रोज शाम को सिर्फ आधा घंटा देखूंगा, ये है मेरा फिक्स टाइम। तो आप अपने लिए टाइम सेट करोगे, बाउंड्री सेट करोगे, तभी जाके वो कंट्रोल हो पाएगा। अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉर एवरीवन, यू नो। एंड इट्स नॉट जस्ट कि चलो आपको हो गया किसी और को हो गया। एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हम भी कभी कभी उस लूप में चले जाते, यू नो। या सो जब तक हम वो चीज रेगुलेट नहीं करेंगे, हम अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे कि ओके दिस इज माय टाइम बाउंड्री, कि मैं आधे घंटे तक ही इस चीज को देखूंगा, तब तक वो चीज कंटिन्यू रहेगी। एंड हम्म डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ, यू नो, कॉन्स्टेंटली टाइम फ्री है तो चलो खोल के देख लिया। हाँ वहां से हैबिट स्टार्ट होती है डेवलप होना, करेक्ट कि चलो फ्री बैठे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कोई चीज के इंतजार में बैठे, खोल लिया, रील्स देख ली। बहुत हम्म सारी चीजें ऐसी हो जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम आजकल बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं। सो हम्म बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे बस शांत नहीं बैठ रहे तो मोबाइल खोल के दे दिया, वो रील्स देखते जा रहा है, बच्चा देखते जा रहा है, शांत बैठा है, पेरेंट्स को लगा चलो बच्चा शांत बैठ गया, लेकिन वहां पे उसका वो एडिक्शन हो रहा है स्क्रीन पे। सो दैट इज हम्म गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर हिम, कि उसका अटेंशन या स्पैन कमजोर हो रहा है, वो बाकी जो सोशल स्किल्स सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पा रहा, बिकॉज हम्म वो एक वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड से एडिक्टेड हो चुका राइट है। सो वी हैव टू सेट टाइमर्स एंड वी हैव टू सेट डिफाइंड टाइम लिमिट, कि कितने टाइम हम यूज करेंगे, कौन सा हम्म यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। एंड डोंट कीप नोटिफिकेशंस ऑल ऑन ऑल एप्स। कुछ एप्स हो सकते हैं जो आपके शायद इंपॉर्टेंट है, लेट्स से पर्सनल यूजेज के लिए या प्रोफेशनल यूजेज के लिए, उसमें आपने नोटिफिकेशंस ऑन रखे तो भी चलता है। लेकिन सब जगह पे अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन रखोगे तो नोटिफिकेशन इज अगेन अ रिमाइंडर कि हाँ चलो कुछ नया आया है देख लेते हैं। सो हम्म डोंट कीप नोटिफिकेशंस ऑफ, स्पेशली सोशल मीडिया एप्स पे। हम्म राइट व्हाट्सएप या ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि जहाँ पे शायद इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको डिलीवर होने वाले हैं और उसका आपने ऑन रखा है, वो समझ आ हाँ सकता है, बट नॉट फॉर ऑल द थिंग्स। और वहां पे भी यू नो गुड थिंग इज हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि लेट्स से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना जो बेफालतू की बातें चलती रहती है, बार बार नोटिफिकेशन हाँ आते रहते हैं, तो यू करेक्ट कैन करेक्ट म्यूट इट। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरा टाइम है जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें म्यूट करके रखी है। एंड हम्म इवन एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से हमको सोने जाना है तो उससे आधे घंटे पहले हमने नेट ऑफ कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, ताकि आप कॉन्स्टेंटली उस चीज से डिस्टर्ब ना हो, constant notifications आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। करेक्ट You can set a timer in place. राइट um I want to talk a little bit about dating scene in India Hmm. and among youth in Hmm. general. Uh, Hmm. so I have seen my friends using dating apps. Hmm. So Hmm. और आपने I believe ऐसे Right. patients के साथ deal किया होगा who have used dating apps, or you see people around Hmm. you also using Hmm. dating apps. So Right. do you think that dating apps are making us less committable क्योंकि वो ग्रैटिफिकेशन जो है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वो इतना जल्दी है, Hmm. वैलिडेशन इतना Hmm. क्विकली मिल जाता है, Hmm. स्वाइप राइट आ जाता है, यू कैन स्टार्ट Correct. टॉकिंग टू एन Hmm. अट्रैक्टिव पर्सन लाइक immediately, and Hmm. uske Hmm. chakkar mein when you see that there are so many options Hmm. available, so Hmm. it becomes harder for you to stick to one option wherein you Hmm. would like to commit for a uh, Right. long term purpose. So what are Right. your thoughts on this? So I think it's a little complex and debatable thing. There are two हाँ, sides to it. देखिए, because इतना ज्यादा वो normalize हो चुका है कि हम्म dating has become casualization of dating हो चुका है, right? कि हम्म okay इतना casual है और इतना आसान है कि आप just एक right swipe करो and you know you find a match for yourself. So हम्म जो लोग सिर्फ instant gratification के लिए कोई इंसान को चाहते थे उनके लिए बहुत आसान हो चुका है, बट शायद वो लोग पहले से भी ऐसे ही थे जिनको कमिटमेंट चाहिए ही नहीं था। You know, अच्छा lot of people are not wanting commitments, they're just wanting casual stuff. तो अगर वो दोनों एंड से चीज क्लियर है, इट हैज बीन कन्वेड कम्युनिकेटेड विद कंसेंट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट हम्म अगर एक पर्सन की नीड्स कुछ अलग है, दूसरे पर्सन की नीड्स कुछ अलग है, तब जाके वो गड़बड़ी हो जाती है। सो इट्स हम्म वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटेंशन क्या है डेटिंग एप्स पे जाने का। सो हम्म इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो डेटिंग एप्स हैव हेल्प्ड कि टू फाइंड आउट हम्म योर कंपैटिबल पार्टनर मोर इजीली। शायद वो आपका कंपैटिबल पार्टनर आपके आसपास ही रहता था, जो आपको पता नहीं थी, यू नो, जिसके इंटरेस्ट आपके साथ मैच कर रहे थे, जिसका करियर ऑप्शंस आपके साथ मैच कर रहे थे, जो भी लाइफ में कंपेयर यू नो कंपेटेबिलिटी ढूंढ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उसने शायद आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया होता, शायद वो आपको रास्ते में चलते हुए नहीं मिला होता, बट नाउ बिकॉज ऑफ द डेटिंग ऐप वो सामने दिख रहा है, तो यू कैन अप्रोच ईच अदर। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड देयर लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स थ्रू द डेटिंग एप्स एज वेल। सो ऐसी भी हम्म स्टोरीज है ही, राइट? हम्म सो इट्स अ बोथ वेज, बट यस यू आर राइट इन दैट सेंस कि बहुत बार बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू नो, अनफॉर्चुनेट पार्ट हो चुका है कि बहुत सारे यू नो यंगस्टर्स, स्पेशली टीनेजर्स को लगता है ओके
how many partners can I have, how many girlfriends can I make, how many boyfriends can I make. तो वो टाइप का कंपटीशन हो जाना, it may not be very healthy in the long term. बॉडी काउंट पूछते हैं एक दूसरे से, जो जेन जी है Exactly, स्पेसिफिकली। right, right, मुझे तो बॉडी काउंट का मतलब भी नहीं पता था ऑनेस्टली। exactly, right, फिर वो फिर वो इंटरनेट पे सर्च किया कि बॉडी काउंट क्या होता है, तब body पता count, चला। बिल्कुल, Anyway, right. but I want to talk about yet another problem, that is the porn industry. So what does porn do to your brain? Like in simple layman's term, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो तो I think secondary है, but how does it Right. affect our brain? It basically hijacks our dopamine and the reward pathway because इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है which is so much burst of pleasure. इस तरह से वो सीन सेट किए हुए होते हैं जो कि रियल लाइफ में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट. सो द थिंग्स दैट दे आर शोइंग इट इज ऑब्वियसली स्टेज. अगर आप किसी भी पॉर्न स्टार का इंटरव्यूज देखोगे, रिसेंटली आई थिंक जॉनी सिंस का पॉडकास्ट आया था विद तन्मय भट्ट. अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो एंड वॉच. वेयर ही हैज टोल्ड कि हाउ दीज ऑल सीन्स आर एक्चुअली वेरी स्टेज्ड, बट लोगों को रियल लगने लगता है. और लोगों को लगने लगता है कि रियल लाइफ में भी फिर वही होगा और वही चीज उनको मिलेगी. और जब वो नहीं मिलती है देन दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिससेटिस्फाइड विद देयर रियल लाइफ इंटीमेट पार्टनर्स. सो इस वजह से पोर्नोग्राफी की जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रेस करता है एंड आपको Right. एक चीज दिखाता है जो शायद सच नहीं है. इट्स लाइक अ मूवी. जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ रही है बट वो रोड पे नहीं उड़ने वाली, Correct. है ना. तो ये हमें डिफरेंस पता है. उसी तरह से जो पोर्नोग्राफी में हो रहा है वो शायद रियल लाइफ में आपके बेड पे नहीं होने वाला. सो दैट डिफरेंस लॉट ऑफ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू जज. और ये क्यों होता है? बिकॉज इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कमी है. वी डोंट नो व्हाट नॉर्मल सेक्स लुक्स लाइक. तो अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉट ऑफ पीपल द कंसेप्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन स्टार्ट विद पोर्नोग्राफी. 12-13 साल की एज में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताना चाहिए था तो वहां पे बिकॉज ऑफ अगेन सम शेम, सम नहीं यार ये सभ्य नहीं है, सभ्य चीजें नहीं बात करनी चाहिए, उसकी वजह से उनको हम बताते नहीं है चीजें सही क्या है गलत क्या, वो सिखाते नहीं है. तो फिर वो यहाँ से सीख लेते चीज एंड इट बिकम्स वेरी ग्रेटिफाइंग फॉर देम एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी एडिक्टिव. कि इतना ज्यादा इंटेंस बर्स्ट ऑफ प्लेजर मिल रहा है कि योर एंटायर रिवॉर्ड पाथवे ऑफ द ब्रेन गेट्स हाईजैक्ड एंड दैट वे इट कैन बिकम वेरी एडिक्टिव एंड इट कैन ruin not just a person's life but also the relationship. तो मतलब हमें देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी. See, it depends upon कि अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है देखने का, आप अपने आप से लिमिट सेट कर पा रहे हो, तो इट इज नॉट रॉन्ग. बट ऑब्वियसली देयर आर अदर वेज ऑल्सो वेर इन यू कैन मेक श्योर कि आपको सेक्सुअल प्लेजर जो मिलना चाहते हो वो मिल सकता है. इफ यू थिंक कि ओके आपको पोर्नोग्राफी ही देखनी है और उसके अलावा कुछ और नहीं है ऑप्शंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ये जो वीडियोग्राफिक पोर्न इंडस्ट्री है वो अभी अभी आई है. पहले पहले क्या था? पीपल यूज्ड टू लेट्स से रीड एरोटिक नॉवेल्स या ऐसी Yeah. सॉफ्ट चीजें भी देखते थे, राइट, जो भी हमारे लिए प्लेजरेबल हो सकती है. सो जितना ज्यादा वो हार्डकोर और एक्सट्रीम वर्जन में जाता है उतना ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल इन आवर रियल लाइफ. सो Correct. रादर यू गो फॉर अ लिटिल मोर नेचुरल वेज जहाँ पे आपको ब्रेन को भी कुछ इमेजिनेशन यूज करने का मौका मिले. वहां पे क्या है, आपके ब्रेन को कुछ इमेजिनेशन करने का मौका ही नहीं मिल रहा. लेट्स से यू आर रीडिंग अ बुक, कोई एरोटिक नॉवेल पढ़ रहे हो तो आपके पास वो मौका है आपके ब्रेन को यूज करने का, इमेजिन करने का क्रिएटिवली. तो वो अनफॉर्चुनेटली हाईजैक हो चुका है बिकॉज यहाँ पे तो इतना ज्यादा वीडियोग्राफिकली आपको बता दिया गया है कि आपको कुछ दिमाग यूज ही नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ लिटिल बैड. Right, right, right. Okay. एंड वो एक अनफेयर एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो केसेस आजकल बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्नोग्राफी. स्पेसिफिकली बिकॉज एज साइकियाट्रिस्ट वी आल्सो डील विद साइकोसेक्सुअल इश्यूज. जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में भी वी टॉक अबाउट एंड वी हेल्प पीपल ओवरकम देम. सो लॉट ऑफ मेन कम टू अस कि यार नहीं उनका टाइमिंग कम हो गया. तो एक्चुअली में उनका टाइमिंग जो था वो नॉर्मल ही था, बट उनको लगने लगता है कि यार मुझे तो शायद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया बिकॉज मैंने कोई मूवी देखी थी उसमें तो वो 20-30 मिनट्स तक दे वर एबल टू परफॉर्म. बट वो स्टेज, राइट, वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो स्टेज था, उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन किए थे, दवाइयां ली थी, जिस वजह से दे वर एबल टू प्रोलॉन्ग देयर परफॉर्म. बट ये समझ ना होने से लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड अप थिंकिंग कि यार उनके कुछ पेनिस में प्रॉब्लम हो चुका है, या तो उनका इरेक्शन सही से नहीं आ रहा या फिर उनको इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है. तो वो ऐसे ही ओवर द काउंटर बहुत डेंजरस मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट टू कंज्यूम वायग्रा थिंकिंग कि ओके यार वायग्रा करूंगा तो मैं भी शायद उतना लंबा परफॉर्म कर पाऊंगा, राइट. बट दैट इज नॉट
कि ऐसे ही आप रिक्रिएशनली उसे यूज कर ले एक चॉकलेट की तरह। इट्स अ मेडिसिन। तो जिसको जरूरत है उसी को राइट। लेंगे। आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डिफरेंशिएट और अंडरस्टैंड कि इसको मे बी इट्स एज अ नॉट प्लेजर, या एज हाँ मतलब एज या एन एंटरटेनमेंट ही देखना है मेरे को, इसको इसकी जो एग्जैक्टली। अडेप्ट नहीं करनी है और उसको एक्सेप्ट नहीं करना है बिल्कुल। कि ये इसी तरीके से होता है, आई थिंक यू गुड। राइट। बट या एंड यू सेट विद अ लिमिट ऑन इट। अगेन ऑल दोस सेट अ थिंग्स लिमिट व्हिच आर ऑन इंटेंसली प्लेजरेबल। देखो कोई भी इंटेंसली प्लेजरेबल चीज हो, वो फूड हो, ड्रिंक हो, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखने वाली चीज हो, उसपे अगर आप लिमिट सेट नहीं करोगे देन इट हैज द पोटेंशियल टू ruin योर लाइफ। है ना? वो एक इट। चॉकलेट का पीस क्यों ना हो, वो एक पेस्ट्री क्यों ना हो, दैट कैन ruin योर लाइफ अगर आपका कंट्रोल वहां पे नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। तो मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा था, लाइक आई मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग आल्सो, और वहां पर आपने एक एंट्री डाला था, एक पोस्ट डाला था विच वाज अबाउट योगा वर्सेस मॉडर्न साइंस, लाइक डू योगा बट डोंट हेट मॉडर्न साइंस। एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि ये जो स्टेटमेंट है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि योगा विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स तो लाइफ से एकदम इरेडिकेट ही हो जाएंगी, इतना फैंटेसाइज करके जो दिखाया जाता है कि योगा इज द लाइक सेंस ऑफ लाइफ, आई बिलीव ये ट्रू नहीं है। बट लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो आप बताइए कि किस तरीके से हमें योगा को इंटीग्रेट करते हुए मॉडर्न साइंस को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, उसको एकदम वी शुडंट बी फीलिंग डिजेक्टेड टुवर्ड्स इट। राइट। सो ये डिस्कशन काफी होता है स्पेशली इन आवर कंट्री, बिकॉज लोगों को लगता है कि ओके मॉडर्न साइंस है वो बाहर से आई चीज है, एलोपैथी हम्म। है, फॉरेन है। बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस में जो सारी चीजें हैं वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, उसे मॉडर्न साइंस कहते हैं। तो योग भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में हेल्पफुल है। वहाँ पे डेफिनेटली हम योग को रिकमेंड करना ही चाहिए और यूज करना ही चाहिए। सो योग डेफिनेटली इम्प्रूव्स अवर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग फॉर एवरी पर्सन इन्वॉल्व। बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। दैट्स वेयर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें हैं जो योग से सॉल्व नहीं होने वाली। सो योग करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह यूज करना गलत है। बट योग डेफिनेटली कैन इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर लाइफ। अगर आपको प्रॉब्लम्स है भी या नहीं भी है तो भी योग से बहुत सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। तो अगर आप कर सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली यू शुड डू। बट यू शुड नॉट बी यूजिंग दैट एज अ स्टेटमेंट टू से कि नहीं यार तुम डिप्रेशन में हो, योग कर लो ठीक हो जाओ। देखो बहुत सारे केसेस में सिवियर डिप्रेशन में इंसान इतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि वो कुछ बेसिक एक्शन भी कर पाए। वो इंसान को रोज अपना नहाना धोना ब्रश करना वो ही एक टास्क उसके लिए डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप उसे कैसे कह सकते हो कि तुम यार योग कर लो या फिर रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। है ना? वो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम एड ऑन तरीके से बहुत यूज कर सकते हैं। सो जैसे डिप्रेशन की भी अगर हम बात करें तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिवियरिटी। कुछ डिप्रेशन है जो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। शायद माइल्ड वाले केसेस में आपको मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बात कर लो, थेरेपी ले लो, थोड़े बहुत हॉबीज की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर लो, या फिर योग कर लो, मेडिटेशन कर लो, तो उससे काफी इंप्रूवमेंट आ जाए। तो डेफिनेटली उन केसेस में एड ऑन की तरह यूज करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन यूज इट। बट इट इज नॉट कि स्टैंड अलोन वही चीज से सारी सिवियर चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं। तो दैट वे आई थिंक वी हैव टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। है ना? हम क्यों एक डॉगमेटिक वे ऑफ थिंकिंग में चले जाए कि नहीं ये बेहतर है या वो बेहतर है। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो हमको जो अच्छी चीजें जहां से मिल रही है हमको उठा लेनी चाहिए। करेक्ट। I want to talk about yet another मतलब काफी स्टिग्मा अटैच है इस टॉपिक से भी, विच इज अबाउट द सुसाइड्स। इंडिया में मतलब 2018 से लेके 22 तक करीबन 7.5 लाख सुसाइड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 60,000 केसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के थे, विच इज आई बिलीव 7.5%। और आए दिन हम सुन रहे होते हैं कोटा में इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नीट पीजी क्लियर ना होने पे इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इतने ज्यादा केसेस हम सुनने में आते हैं और हमें उसे लगता है ना कि यार कि वो बच्चा क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पे कि यार उसने ये सोच लिया कि यार ये एग्जाम ही नहीं हुआ तो मतलब मेरी लाइफ ही कुछ नहीं है उसके बाद। कितना उसने सहा होगा पहले। तो क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू कर्ब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल,
और जो बच्चे स्पेसिफिकली ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि वो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों देख रहे होंगे, बट आई बिलीव वो बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बड़े होके हम शायद फिर भी बिल्कुल समझ जाएं, तो थोड़ा सा आप उनको गाइड बिल्कुल करिए। Right. I think, before going to kids, I think it's responsibility of adults, parents, teachers कि हम एक environment ऐसा create करें जहाँ पे हर एक इंसान को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो पहले फ्रीली डिस्कस कर सके। देखो, कितना भी आप हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, फिर भी किसी को प्रॉब्लम्स होना है तो हो सकते हैं। सो वी हम्म। कैन नॉट से कि सारी चीजें अगर हम ठीक कर देंगे तो शायद कोई भी सुसाइड नहीं होंगे, नहीं, फिर भी हो सकते हैं। हम्म। जैसे आप कितना भी अच्छा डाइट कर लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है तो हो भी सकता है। बट एटलीस्ट यू हम्म। क्रिएट अ काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई जल्दी से हो जाए, ताकि सुसाइड्स प्रिवेंट हो सके। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल अगर हम पहले ही वो पहचान ले कि किसको हेल्प की जरूरत है और उस इंसान को हेल्प दे दे तो। एंड दैट विल बी हम्म। द ग्रेटेस्ट सर्विस दैट वी कैन डू एज ह्यूमंस फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, कि अगर हम पहचान ले और किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए रेडी हो जाए तो। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अनदर थिंग इज कि सुसाइड के रिलेटेड स्टिग्मा क्यों है, बिकॉज अगर आप बात करें इंडिया में ही, तो 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था। उसके हम्म। पहले तक सेक्शन 309 आईपीसी लगता था अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और आप बच गए तो। यानी कि अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आप जिंदा रह गए, तो पहले आके पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये ओह तो माय मेंटल हेल्थ गॉड। केयर लेजिस्लेशन आए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, तब जाके उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि यार वो जो बंदा जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसको जेल की नहीं, उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, उसको सोशल सपोर्ट की जरूरत है। सो इट इज अ क्राई फॉर हेल्प एंड इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये 2017 के बाद ही पॉसिबल हुआ है। राइट। सो तब हम्म। तक तो वो क्राइम, तब इसीलिए बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे कि नहीं यार रिपोर्ट कर देंगे तो वापस से पुलिस का झमेला होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे। तो इसीलिए ये जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, दिस इज अगेन जस्ट दी सरफेस लेवल। ऑन अ डीपर लेवल लॉट ऑफ केसेस गो जस्ट अनरिपोर्टेड, अननोटिस्ड। राइट। सो हम्म। ये होता कैसे है अगर हम समझे तो, अगर कहते हैं कि 80 to 90% केसेस ऑफ सुसाइड्स हैव सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर वो मेंटल हम्म। हेल्थ प्रॉब्लम्स की हेल्प टाइमली वे में ली जाए, अच्छे से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर जाए कि जहाँ पे बच्चे एक्सप्रेस कर पाए कि वो स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव हो, तो इतने हद तक वो चीज़ नहीं बढ़ सकती। राइट। सो इट्स इम्पोर्टेंट एज पेरेंट्स ऑल्सो कि बच्चों को यस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उसमें पुश करना है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम इन लाइफ इज नॉट अ लाइफ एंड डेथ काइंड ऑफ एन इवेंट। बहुत सारे हम्म। बच्चे कंपटीशन में इतने ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो ये तो इट्स गॉन, मेरी लाइफ को मीनिंग ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। हम्म। ये पेरेंट्स की, टीचर्स की समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी लाइफ वहां पे एंड हो जाएगी। राइट। ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं कि आप आईआईटी में गए तो आपकी लाइफ में मजे ही मजे, है ना। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम्स आई सी कि ये जो ट्यूशन क्लासेस वाले होते हैं या फिर दूसरे कोई टीचर्स होते हैं, वो भी अपने आप को मार्केटिंग ही इस तरह से कर रहे होते हैं कि नो नहीं हम तो आईआईटी में आपका एडमिशन करवा के ही देंगे, एंड आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं। ऑल दिस थॉन्ग्स आर गुड टू से इन मोटिवेशनल वे, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा उस एज में इंप्रेशनेबल होते हैं, जैसे आपने कहा, वो ये बात मान लेते हैं कि यार नहीं हुआ उनका सिलेक्शन आईआईटी में, पापा नाराज हो जाएंगे, पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, या फिर पापा पेरेंट्स अगर टीचर्स सब कोई ठीक भी होगा तो भी उन्होंने अपने लिए ये बना लिया कि नहीं वो मैं नहीं कर पाया तो मेरा मतलब ही नहीं है कुछ पढ़ाई करने का। तो हमें ये हम्म। समझाना कि देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्शंस अवेलेबल, एंड इट्स नॉट कि अगर आप कोई चीज में टॉप करते हो तो ही आप डिजर्विंग हो। यू डिजर्व टू लिव हम्म। एंड यू आर वर्दी इनफ, irrespective of what your rank is, irrespective of what marks you get. हम सब as a हम्म। human being, we are all having equal human rights to live, exist on this earth. We have equal sense of value and worth, है ना। हम्म। तो हमको ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स, मार्क्स, ये कम करने की जरूरत है कि यार मार्क्स अच्छा है तो ये अच्छा बच्चा, ये नहीं आया तो वो बुरा बच्चा। इस तरह के लेबल्स लगाना बचपन से, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टॉप। ऑल्सो वी नीड टू एनकरेज पीपल कि उनको जो इंटरेस्ट की फील्ड्स है वो चुने। कितने सारे हम्म। मेरे मेडिकल में फ्रेंड्स हैं जो मुझे पता है कि उनको शायद डॉक्टर नहीं बनना था, शायद इंजीनियर नहीं बनना था, बट या। बिकॉज उनके मार्क्स अच्छे आते थे, शायद इसी तरह से वो फ्लो में बन गए। या तो पेरेंट्स का प्रेशर था कि नहीं नहीं इतने अच्छे मार्क्स है तो आपको तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो फिर हम्म। वो क्या होगा, फिर वो जब सेटबैक्स आएंगे तो ऑब्वियसली दे विल गो बैक टू दिस रिग्रेट कि यार जो वो कर रहे हैं वो करना चाहते ही नहीं। सो अगर हम हाँ। समझे कि कौन से फील्ड में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट वाले फील्ड में हम उसको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, हम्म। तो एवरीवन कैन फ्लरिश।
राइट। और एक और चीज मतलब मेरे हिसाब से शायद हम कर सकते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ कि हम्म, यंग एज में ही उनको एक कंफर्ट दिलाना विद द फेलियर कि इट्स ओके टू फेल। बिल्कुल, मतलब क्या है कि हम इट्स इतनी एब्सोल्युटली ओके टू फेल। हम इतने पेरेंट्स भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, एक एक उनका ऑरा बना देते हैं, यार ये तो टॉपर है, लाइफ में टॉप ही किया है। तो मे बी उनको एक्सपोजर भी दो ऐसी चीजों का भी जहां पर वो फेल होने से भी कंफर्टेबल हो जाएं। व्हाट डू यू थिंक राइट, अबाउट दिस? एग्जैक्टली, सो एक कहीं मैंने आई डोंट नो, आई रेड इंस्टाग्राम और समवेयर कि फेल वर्ड का एक उन्होंने एक्रोनिम बनाया था कि FAIL स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। ये तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि वो फाइनल अटेम्प्ट है, या फिर कोई भी फेलियर है वो फाइनल फेटल नहीं होता है। इट्स जस्ट अ फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, आप दे ही सकते हो अटेम्प्ट्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी फाइनल, नो फेलियर इज फाइनल। ये कहना कि यार फेल हो गए मतलब एंड है एवरीथिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो पहले से ये समझाना कि फेल होना इज एब्सोल्युटली ओके। ये एग्जांपल्स देना कि बहुत सारे जो आजकल हमारे आसपास सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं फेलियर से गुजर चुके हैं, है ना? तो दे हैव फेल्ड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन वी कैन इमेजिन। सो अभी रिसेंटली राहुल द्रविड़ जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है, उन्होंने भी यही कहा था कि एज अ बैट्समैन ही हैज फेल्ड मोर टाइम्स देन ही हैज सक्सीडेड। इसीलिए वो इतने सारे मैचेस खेलने के बाद भी उनकी हर मैच में कोई सेंचुरी नहीं है, हर मैच में कोई हाफ सेंचुरी नहीं है ना? सो दे हैव फेल्ड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन दे हैव सक्सीडेड। Yeah. सो फील इज एब्सोल्युटली ओके टू कीप ट्राइंग, टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन जितना होता है, उसी तरह से डिस्कशन इस बात में भी होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो भी इट्स एब्सोल्युटली ओके। हमारे लिए आप सेम मायने रखोगे अगर आप पास होंगे, फेल होंगे, आप टॉप करोगे या नहीं करोगे। वी वैल्यू यू एंड रिस्पेक्ट यू एंड यू आर वर्दी इनफ, एनीथिंग हैपेंस इन, राइट? बिकॉज़ रिजल्ट फाइनली हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? द ओनली थिंग दैट इज इन आवर हैंड्स इज द एफर्ट दैट वी पुट इन। Yeah. Right. Uh, so this is the last question for the podcast. हमने ये ऑब्जर्व कर ही लिया है कि मेंटल हेल्थ की जो इंडस्ट्री है इट्स ऑन बूम, राइट? इट इज राइजिंग, बट इसी के साथ अनक्वालिफाइड और अनट्रेन्ड लोग भी जो है बूम कर रहे हैं। बिकॉज हमेशा ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज ट्रेंडिंग हो जाती है, एवरीबडी वांट्स टू जॉइन द बैंड वैगन। तो अब मैंने प्रिंट पे ही एक वीडियो देखा था, उसमें बेसिकली क्या है कि लोग डिप्लोमा कोर्सेज करके या शॉर्ट ब्रिज कोर्सेज करके दे आर गिविंग काउंसलिंग्स एंड they are not necessarily calling themselves as counseling psychologists, but जो वो services दे रहे हैं, they are pretty much similar to what a counseling psychologist or a psychiatrist would do. राइट, तो अभी क्योंकि एक तो कोई स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन भी नहीं है टू गिव द लाइसेंस कि हाँ मैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ या फिर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो कैसे हम इसकी तरफ क्या अवेयरनेस आप एज अ प्रोफेशनल लेकर आ सकते हैं? क्या क्या हम मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं? और कैसे अगर मान लीजिए मुझे ही कोई नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस करना है, क्योंकि हो सकता है रेगुलेशंस आने में टाइम लग जाए, बट मैं कैसे ड्यू डिलिजेंस करूं कि मैं सही इंसान की सर्विसेज लूं और एक बेस लेवल पे मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बात कई बार नहीं पता होने की वजह से लोग हेल्प सीक आउट तो करते हैं, बट वो गलत जगह पे हो जाता है, एंड दैट कैन इवन कॉम्प्लिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए आप जिनकी हेल्प सीक आउट कर रहे हैं, जस्ट उनको सोशल मीडिया पे आपने देखा है और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, इस बेसिस पे से ना चुनिए, बट एक्चुअली में उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको डाउट है तो पूछिए उनसे। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू आस्क कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि आपको पता चलेगा उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का या नहीं है। सो अगर हम बात करें लाइसेंसिंग की, तो एज डॉक्टर्स हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड होते हैं। सो करेक्ट, हमारा सबका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि वी आर रजिस्टर्ड इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह राइट, से जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI में रजिस्ट्रेशन होता है। सो लॉट ऑफ देम आर रजिस्टर्ड इन दैट वे। या फिर अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या रही है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, उनका क्लिनिकल एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस उन्होंने किए हुए हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर एंड यू शुड आस्क फॉर। सो कई बार मेरे को भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आई एक्चुअली वेलकम दोस क्वेश्चंस दैट कम। लोगों को हेजिटेशन होती है कि नहीं हम कैसे पूछ ले आपसे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। इट्स एब्सोल्युटली ओके, आप जा रहे हो तो आप कोई सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो।
So a lot of times, I end up sending my CV only कि भाई लिंक पढ़ लो, but आपको पता होना चाहिए, where you are coming. So I हम्म, think that is where I think we can take a step. A lot of times I've seen कि गलत जगह पे फंस जाते हैं, people call themselves as healers. या ऐसे कोई या वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि वेलनेस कोच। एक्चुअल में या वेलनेस कोच, हीलर्स, ये वगैरह, लाइफ कोचिंग, ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जिसका कोई प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है. हम्म, एनीबॉडी कैन कॉल के ओके मैं तो लाइफ कोच बन गया, वेलनेस कोच बन गया, ये कोच बन गया, बट उसका क्वालिफिकेशन क्या है? आई थिंक वो अगर आप जानेंगे तो यू विल एंड अप थिंकिंग कि ओके आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या नहीं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट राइट। सो वन मोर क्वेश्चन, मुझे बस बात करते करते आ गया, बट तो डज दिस प्रोफेशन, आई रीफ्रेम इट, कि क्या ये प्रोफेशन थोड़े टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है क्या? बिकॉज डे एंड नाइट यू आर लिसनिंग टू प्रॉब्लम्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन के उनको सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प कर रहे हो, आप उनको लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने में एक सपोर्ट दे रहे हो, तो क्या कुछ टाइम के बाद ये प्रोफेशन बोरिंग हो जाता है कि यार कितनी प्रॉब्लम्स सुनूं अब मैं? सो देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड एज कंपैशन फटीग, जो हम्म, अक्सर कई बार होता है लोगों को. हम्म, इसीलिए हमको खुद की लिमिट्स क्या है वो डिफाइन करनी चाहिए. एंड एज प्रोफेशनल्स वी आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ, राइट? हम्म, अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेंगे और जस्ट लोगों की हेल्प करने में जुट जाएंगे तो दैट विल बी अ डिससर्विस दैट वी डू टू बोथ आवरसेल्व्स एंड टू आवर क्लाइंट्स एज वेल, है ना? या, सो अगर कोई इंसान है जो लेट्स से कार्डियोलॉजिस्ट है, वो लोगों के हार्ट तो ठीक कर रहा है लेकिन वो अपने खुद के हार्ट के बारे में ध्यान नहीं दे रहा, जंक फूड खा रहा है, लाइफस्टाइल बहुत बुरी तरह से मैनेज्ड है, उसको वेट के इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर इन द लॉन्ग रन दैट इज गोइंग टू बी रिस्की फॉर हिम आल्सो. सो वी आर हम्म, ऑल वल्नरेबल, है ना? तो ये बात हम समझेंगे और हमारी हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे, तभी ये चीजें आसान होगी. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू फील दैट वे, so there's something called as burnout. Burnout is real. It can happen to any field that you are in, whether you are in IT, right, whether you are a physician, whether you are a surgeon, whether you are a psychiatrist or a psychologist. We are all vulnerable to feeling burnt out. इसीलिए frequent breaks लेना, शेड्यूल करना चीजों को, आपकी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज को भी इम्पोर्टेंट है, वो चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है. अगेन अनदर मिथ इज कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, और प्रॉब्लम सुनते सुनते ये भी एक आई थिंक आपने बात की है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन कॉमन मिथ जो लोगों को लगता है कि यार हम बात सुन सुन के डिप्रेस तो नहीं हो जाते. कई बार लोगों को लगता है कि इसलिए नहीं लेना चाहते साइकेट्री या साइकोलॉजी की, नहीं नहीं तुम तो बात सुन सुन के तुम खुद ही पागल हो जाओगे, खुद ही डिप्रेस हो जाओगे. बट ऐसा नहीं होता है, राइट? हम्म, बिकॉज आप सुन रहे हो तो आप एक अलग व्यू पॉइंट से उस प्रॉब्लम को, पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश से वो सुन रहे हैं. You are not हम्म, becoming a part of their story, you are listening to their story. करेक्ट, तो इसीलिए वो बाउंड्री रखना एक नेसेसिटी बन जाता है. वो धीरे धीरे ही आपको सीखते हैं वेयर यू कैन रिमेन डिटैच्ड एंड बी हेल्पफुल टू दैट पर्सन. सो हम्म, अगर आप सिर्फ कहानी सुन रहे हो और वो कहानी का आप भी हिस्सा बन जाओगे तो शायद आपको प्रॉब्लम्स होंगी. बट व्हेन यू ऑब्जर्व एंड rather than becoming a part of their story, you just observe their story, understand their story, help them to discover themselves, तब जाके ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं होती. विद टाइम ये हम सीख लेते हैं. इनिशियली जब हम जाते हैं ट्रेनिंग में तब होता है कई बार कि वी ऑल्सो स्टार्ट टू बिकम वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आवर क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स आर गोइंग थ्रू. हम्म, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए केयर और कंसर्न करना कम कर देते, बट वी नाउ लर्न टू मेंटेन दैट बाउंड्री, एंड दैट्स वेरी हम्म, एसेंशियल इन एनी फील्ड दैट यू चूज. हम्म। मतलब एक लेवल पे स्टोइसिज्म तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्पेशली बिल्कुल, मेडिकल प्रोफेशन में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल. एंड इट इज़ मोर सो इवन इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट? जहाँ पे लेट्स से इमरजेंसी फील्ड्स होती है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली यू आर एक्सपोज्ड टू लाइफ एंड डेथ, है ना? हम्म, सो वहाँ पे वो लेवल ऑफ बाउंड्री क्रिएट करना खुद के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है. अदरवाइज यू विल गेट अफेक्टेड बाय एवरी लिटिल थिंग दैट हैपेंस अराउंड. एब्सोल्युटली। ऑलराइट, आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द या. एंड ऑफ द पॉडकास्ट। बहुत बहुत मजा आया। मैं ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट ही बोलने वाली थी, पर आपके साथ बात करके ना एक बहुत कूलिंग सा और कामिंग सा वाइब है आपका। मे बी बिकॉज यू आर दिस पर्सन, यू आर लाइक वेरी सेज लाइक पर्सन। बट नहीं यार, मुझे काफ़ी बहुत बड़ा चीज़ कह दी बट नहीं. बट नो, बहुत ही लाइक एक रिलैक्सिंग, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हुँ, मैं कुछ हुँ, कुछ चैलेंजिंग या मेंटली चैलेंजिंग कुछ कर रही हूँ. हुँ. सो I थैंक यू think सो the मच। feeling is same from this end. So I think you conducted this very nicely.
Thank you so much. It means a lot. And thank you so much once again for taking out time. Guys, follow Dr. Devashish on Twitter. He's pretty active. वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं. सो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, डू रीच आउट. ही इज सच अ स्वीट एंड अ वेरी वेलकमिंग पर्सन. आई एम श्योर ही विल हेल्प यू आउट. एंड डू फॉलो हिम ऑन ट्विटर एज वेल. एंड if there is anything, any other topic that you would want us कि हम next podcast में cover करें, next episode में cover करें, तो drop the comments also in the comment section. For now, thank you so much. Thank you so much, Dr. Devashish. Thank you.